हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एक गार्ड वहां पे आ जाता है और बोलता है कि एक बंदा हमारे सीतू फैमिली गुस्सा पड़ा है और पूरी तरह से हमारे फैमिली को बर्बाद किया जा रहा है। अब हम प्रेजेंट में थे, ये सुने के बाद सीतू क्यों डरते हुए पूछ रहा होता क्या वो बंदा हांग लांगटिंग है। अरे यार, अभी अभी मैं बोल रहा था कि वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यूनाइट सेक्टर हमारे पीछे है, पर अगर सच में वो ये जानने के बाद भी यहाँ पर आएगा तो वो हमारे केयर नहीं बिल्कुल भी। ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है कि नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी होगा क्योंकि वो बंदा एक जवान आदमी है। तब उसी जवान आदमी को देखते हैं, यानी हांगजंग को देखते हैं। वो मेन हॉल को ढूंढता ढूंढता फाइनली मेन हॉल के सामने आकर रुक चुका होता है। और वहां पर आने के बाद वो काफी जोर से चिल्लाता है कि सीतू क्यों आना, अगर तू अपना बाप का दूध पिया तो बाहर आ बे। ये सुनने के बाद एक बंदा बाहर आ जाता है, पर वो सीतू क्यों नहीं बल्कि वो राइनोहेड होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि बच्चे का इक्का तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीतू फैमिली के यहाँ पर आकर हमारे सीतू फैमिली के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का। रुको रुको, एक सेकंड रुको, तेरे सिर तेरे बॉडी से अलग करूंगा। और ये बोल के उसको सिर को पकड़ने के वाला होता है। तभी हमारा हांगजंग वहीं पर कड़ा कड़ा अपना पूरा आरा रिलीज करता है बाहर की तरफ। तब हम देखते हैं कि सिर्फ उस आरा की वजह से ही वो राइनोहेड हवा में ही रुक जाता है वहां पे। इसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है पूरी तरह से घायल होकर। तभी वहां पे सीतू किंग आता है, बोलता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझे, तू किसी हथियार को ना यूज करके सिर्फ अपने आरा के यूज करके उसे पूरी तरह से घायल करके बेहोश कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि तू हांग फैमिली का बंदा है या किसी और फैमिली का बंदा है, क्योंकि मैं हांग फैमिली के सभी यंगर जनरेशन को बंदे को जानता हूँ और देख चुका हूँ और काफी सारे लोगों को अपने पैर के नीचे मसल चुका हूँ भी, पर अभी तक तेरे बारे में मैं कहीं भी नहीं सुना और तुझे देखा भी नहीं। तो बता दे बे, तू सच में हांग फैमिली का बंदा है या उसके फैमिली के नेम यूज करके मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये सुनने के बाद हांगजंग बोलता है कि तुझे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सच में हांग फैमिली का बंदा ही हूँ और मेरा नाम हांग ही है, मैं हांग जिंगजियान का बेटा हूँ। ये सुनने के बाद सीतू किंग बोलता है मानना पड़ेगा भाई उस हांग जिंगजियान को, वो हांगजंग जिसने टैलेंटेड बंदे को पैदा किया और उसके साथ ही तुम जैसे टैलेंटेड बंदे को भी पैदा किया। पर ये बदकिस्मती की बात है, जैसे तुम्हारा भाई हांगजंग मर गया 10 साल पहले, आज तू भी मरेगा। ये सुनने के बाद हांगजंग बोलता है कि मैं भी तुझे पहले मारना ही चाहता था, पर तूने बूपो के साथ कुछ कांड किया है और उस कांड के बाद मैं अपना माइंड पूरी तरह से चेंज किया, बल्कि तुम्हारे कल्टीवेशन को पूरी तरह से बर्बाद करके बूपो की तरह है तुझे ही जिंदा लाश की तरह वहां पर छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद सीतू किंग अपने हाथ में एनर्जी लाते हुए बोल रहा होता है क्या तेरे में उतना औकात है क्या। तब हम देखते हैं वो सीतू किंग के हाथ में एनर्जी ये अंदर पड़ा हुआ इस तलवार को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से तलवार काफी तेजी से वहां से उड़ता उड़ता बाहर की तरफ जाने लगता है और बाहर के आने के बाद वो सीधा आकर सीतू किंग के हाथ में आकर रुक जाते हैं। और सीतू किंग उस तलवार को पकड़ने के बाद बोल रहा होता है कि ये मेरी सीतू फैमिली का सीक्रेट इसलिए है और इसका नाम हेवनली डीमन स्वॉर्ड है और इसकी मदद से मैं किसी भी तलवार को अपने तरफ बुला सकता हूँ। ये सुनने के बाद हांग बोलता कि आए है क्या मैजिक ट्रिक दिखाई तूने, अगर तुम मैजिक शो में इसको परफॉर्म कर लेता तुझे 2 रुपए और मिलते, पर असली फाइट में तलवार को पकड़ने से कुछ भी नहीं होता, उसे चलाने में होता है। ये सुनने के बाद सीतू किंग अपने तलवार को ऊपर उठा लेता है और बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस तलवार को चलाता हूँ और मैं भी देखूंगा कि तू इस तलवार को बच पाएगा या नहीं। ये बोलने की तुरंत बाद ही वो अपने तलवार को लेके एक स्ट्रांग अटैक हांगजंग पर कर देता है। इसकी वजह से एक लहर की तरह एक बड़ा अटैक हांगजंग की तरफ बनने लगता है, पर हांगजंग कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपना एक हाथ आगे लेता है। उसी एक हाथ से ही वो उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और आसानी से कर भी लेता है। और उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से वहां पर धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद सीतू किंग देखता है तब हांगजंग को कुछ भी नहीं होता और वो अटैक भी खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद सीतू किंग फट के हाथ में आ जाते हैं और चिल्लाने लगता है ये कैसा पॉसिबल है, ये मेरा सीतू फैमिली का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक है, इसको वो अपने एक हाथ से कैसे ब्लॉक कर दिया। ये सुनने के बाद हांगजंग बोलता है कि हाँ मैं भी मानता हूँ वो एक पावरफुल अटैक था क्योंकि वो मेरे कुछ ज्यादा ही गुदगुदी करती। ये सुनने के बाद सीतू किंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने तलवार को लेके एक और पावरफुल अटैक कर देता है हांगजंग पर इसके बाद फिर से वो अपना एक हाथ आगे ला लेता है और उसमें एनर्जी भर लेता है और उसके बाद उस तलवार पर एक अटैक करते हुए पूरी तलवार को एक ही अटैक में बर्बाद कर डालता है। ये देखने के बाद सीतू किंग की पूरी दुनिया हिल जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैं हेवनली डीमन स्वॉर्ड, ये सब कैसा हो सकता है, वो कैसा बर्बाद हो सकता है और वो भी एक हाथ की वजह से। और ये चिल्ला रहा होता है तभी हांगजंग इसकी छाती पर अपने हाथ रख लेता है और बोलता है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि तेरा कल्टीवेशन पूरी तरह से बर्बाद कर डालूंगा। और ये बोल के हांगजंग उसकी छाती पर एक पावरफुल अटैक वो भी 1 इंच पंच कर लेता है और उस एक ही अटैक को
लगने के बाद सीतू किंगियन हवा में ऐसा उड़ने लगता है और फाइनली नीचे गिर जाता है। उसका हालत जैसा दिख रहा होता है और वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है इसके वजह से। ये और उसका अटैक करने के बाद हम अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार मुझे इसको मारता मारता इतना मजा आ रहा था, मैं ऑलमोस्ट उस ड्रैगन स्नेक मेरिडियन पिल्स के बारे में भूल ही गया था। पर मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस ब्रांच फैमिली का लीडर यही है, इसके पास जरूर वो ड्रैगन मेरिडियन पिल होगा, तो इसलिए मैं सर्च करना चाहिए। और ये बोल के वो उसको बॉडी को सर्च करने लगता है। तभी कुछ देर सर्च करने के बाद उसके ड्रैगन स्नेक मेरिडियन पिल ही नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी मिल जाती है। और ये मिलने के बाद ये काफी खुश होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर इस पिल को बूबो को देना पड़ेगा। और ये सोचने के तुरंत बाद ही ये स्वीट फैमिली के मैंशन को छोड़ के अंग फैमिली के मैंशन की तरफ भागने लगता है। और ये यहाँ से जाने के बाद कुछ देर बीत जाता है और हम देखते हैं सीतू फैमिली पूरी तरह से आग में जल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शांगवन मुठाई आती है और वहाँ पे वो सारे बर्बादी को देखते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसी यहाँ पर पूरी सीतू फैमिली बर्बाद हो रही है और मुझे लगा था कि मैं ही उसको डिस्ट्रॉय करूंगी, पर मेरे पहला कोई आया क्या? एक सेकंड, क्या ये हांगी ने किया होगा? ये सब सोच ही रहे थे। तभी वापस सीतू किंगियन आता है और बोलता है कि पहले वो हांगी आकर मेरे सीतू फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और तुम अब आकर बचा हुए इससे को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्या? तुम्हारी हांग फैमिली की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे सीतू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की? ये ह्यूमिलिएशन मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा और हमारे सीतू मेन फैमिली जाकर इस ह्यूमिलिएशन का बदला जरूर लेगा। ये सुनने के बाद मुठाई कहती कि वो हांगी यहाँ पर इस सारे फैमिली को डिस्ट्रॉय करके तुझे जिंदा तोड़ दिया। ओहो मानना पड़ेगा भाई, वो इसकी बाई हांगजांग की तरह ही अच्छा आदमी है, पर तुम जैसे कमीने को जिंदा तोड़ना वो अच्छा काम नहीं बल्कि एक बुरा काम है और वो बुरा काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वो सीतू किंगियन बोलता है कि तुम अभी कितना बोकना चाहते हो उतना बोक लो, क्योंकि कुछ दिन बाद ही हमारे यूनहाई सेक्ट और सीतू फैमिली दोनों मिलकर तुम्हारे हांग फैमिली और टियानियन सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर डालेंगे। और उसके बाद देखना मैं तुम्हें और हांगी को वो दोनों को कल्टिवेशन बर्बाद करके तुम दोनों को रोज टार्चर कर रहा रहूंगा और उसके बाद तुम्हारे बूढ़ा हांग लैंगटंग को मेरे जूते चाटवा दूंगा। ये सुनने के बाद मुठाई एक लाल कलर का रिबन निकालती है, वो कहीं से मुझे नहीं पता, और उसके बाद बोलती है कि आया है तू कितना अच्छा आदमी है, हमारे पूरे फैमिली को बर्बाद करने के बाद भी तू मुझे जिंदा छोड़ेगा, पर मैं तेरा जितना अच्छी नहीं हूँ। ये बोल के वो उस रेड रिबन को सीतू किंगियन तरफ बढ़ा लेती है और उसको अटैक करके उसे जान से मार के उसका चिदरे चिदरे उड़ा डालती है। और इसके बाद अपने मन में सोचने लगती है कि इस जैसे कुत्ते को जिंदा छोड़ने का मतलब अपने पैर पे कुड़ाली मारने का है, इसीलिए इसका मारना ही अच्छा डिसीजन है। मैंशन को देखते हैं, वहां पर एक घर के अंदर हांगजांग जाता है फाइट करने के बाद और सीधा एक टेबल पर उस ड्रैगन मेरिडियन पिल की बॉडी को रख देता है और उसी रूम में वो बुढ़ा भी होता है और बुढ़ा वो ड्रैगन मेरिडियन से पिल को बॉडी को देखने के बाद छोकता हुआ पूछने लगता है ये कैसा है तेरे पास? ये सुनने के बाद हांगजांग बोलता है ये पिल्स ना, ये पिल्स मेरे बगीचे में उग रहे थे कल रात, इसीलिए आज सुबह इन सभी पिल्स को तोड़ के एक बॉटल में रख के यहाँ पर ले गया। क्या तू बुढ़ा होने के बाद सटिया चुका है क्या? तुझे भी अच्छे तरह से पता है कि ये सिर्फ सीतू मैंशन में मिलता है, इसीलिए मैं वहां पर गया और पूरे सीतू मैंशन को बर्बाद कर दिया और सीतू किंगियन को कल्टिवेशन बर्बाद करके उससे एक पिल की बॉटल को छीन के लाया। ये सुनने के बाद बुढ़ा और भी चक जाता और पूछने लगता है क्या क्या तुमने सीतू किंगियन को हरा दिया? कैसे? उसका कल्टिवेशन ट्रांसेंडेंटल लेवल के सेकंड स्टेज पर था। वेल जो भी हो तुमने उसे हरा दिया और ड्रैगन पिल को लेकर इसके बाद वो यूनहाई सेक्टर और पूरी सीतू फैमिली हमारे हांग फैमिली के पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए हम और भी चौकन्ने रहना चाहिए। ये बोल ही रहा होता तभी एक बंदा जाता और बोलता है कि लीडर आपको मिलने के लिए सीतू पियांग आया है। मैंने उसे दूसरे कमरे में वेट करने के लिए बोला और वो भी वेट कर रहा है, पर वो काफी ज्यादा गुस्से में है। ये सुनने के बाद वो मैसेंजर से कहता है कि हाँ मैं उसे मिलने जाऊंगा जरूर, तू यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के तुरंत ही वो बंदा वहां से चले जाता है। तब बूढ़ा हांगजांग से कहता है कि मुझे लगा ही था वो मुझे मिलने वो जरूर आएगा यहाँ पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो इतना जल्द आएगा। हांगी तुझे वो सीतू पियांग के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। वो सीतू पियांग को सीतू फैमिली का जीनियस भी माना जाता है, क्योंकि वो इतने कम उम्र में ट्रांसेंडेंट लेज के 3rd लेवल पर पहुंच गया है। और उतना ही नहीं, वो बंदा लांग सिटी के 16 फैमिली मार्शल आर्ट का लीडर भी है और मैं तुझे भी उसे मिलने लेके जाऊंगा और वहां पर तू चौंका रहना और इसके सामने कुछ और गलती मत करना, क्योंकि इसके और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ये मैटर। भी यहाँ पे सी शिफ्ट होता है, उसी सीतू पियांग पे वो एक रूम में वेट कर रहा होता है और वेट करता करता वो सोच रहा होता है कि अरे यार वो बुढ़ा कितने देर मुझे वेट कराएगा, मैं इतना देर यहाँ पर वेट कर चुका हूँ फिर भी वो बुढ़ा मुझे मिलने बिल्कुल नहीं आया। अगर वो बुढ़ा 10 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं आया तो मैं इस पूरे हैंग मैंशन को भी बर्बाद कर डालूंगा। और ये बंदा ये इतने गुस्से से ये सब सोच ही रहा होता तभी वो बुढ़ा वहां पर आ जाता वो बोलता है कि आए है सीतू पियांग तुझे मिलकर काफी साल हुए, कैसे हो? ये सुनने के बाद सीतू पियांग काफी गुस्से से चिल्लाता है क्या मैं तेरा साला हूँ क्या, ऐसी तरह बात कर रहा है मुझे? तुम्हारे हांग फैमिली के बंदे मेरा सीतू फैमिली के सीतू किंगियन को मार दिया, इसीलिए जिस बंदे ने उस सीतू किंगियन को मार दिया उस बंदे को यहाँ पर ले गया और मैं उसे पनिश करूंगा। ये सुनने के बाद बुढ़ा कहता है कि हाँ मैं भी बोल रहा हूँ, अब मैं 18 साल का जवान हूँ, क्या तू ये मानेगा? नहीं ना,
और मैं भी ये नहीं मानता हूँ कि हमारे हांग फैमिली बंदे तुम्हारे सीतू फैमिली के सीतू किंग को मार दिया, क्योंकि तेरे पास एविडेंस ही नहीं है। अगर तेरे पास एविडेंस है तो मैं मान सकता हूँ, तो इसलिए ला वो एविडेंस मुझे दिखा दे। ये सुनने के बाद पीए यंग चिल्लाता है कि हाँ मेरे पास एविडेंस है, काफी सारे हमारे फैमिली के बंदे घायल हो चुके हैं और वो सारे बोल रहे थे कि ये कैंग फैमिली के बंदे यहाँ पर आया, हमारा सीतू फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये सुनने के बाद बुढ़ा धीरे से कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो क्या, वो सारे बंदों को तूने कैसे जिंदा तोड़ दिया? मुझे लगा था कि तुमने सभी लोगों को मार दिया, इसीलिए मैं उससे लंबी चौड़ा एविडेंस के बारे में बात कर रहा था। ये सुनने के बाद हांग बोलता कि मुझे क्या पता, मैं काफी सारे लोगों को मार चुका था, पर कुछ लोग वहां से भाग चुके होंगे और उसके बारे में मुझे नहीं पता। और मैंने भी उन लोगों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं वहां पर ड्रैगन स्नेक मेरिडियन पिल को लेने गया था और उससे मिलते ही मैं बूपो को ये पिल देने के लिए भागते भागते यहाँ पर आ गया। और ये सारी बात वो पीए भी सुन लेता और बोलने लगता है कि वो तो तुम ही हो वो बंदा जिसने हमारे सीतू फैमिली के मैच को बर्बाद कर दिया और सीतू किंग को मार दिया, तो इसीलिए तुझे सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। ये सुनने के बाद बोलता कि ये सच है कि मेरे पूरे सीतू फैमिली के मैच को बर्बाद कर डाला, पर मैं वो सीतू किंग को बिल्कुल भी नहीं मारा और सिर्फ उसका कल्टिवेशन बेस बर्बाद कर डाला, उतना ही। ये सुनने के बाद सीतू किंग और भी जोर से चिल्लाता है कि क्या तुम अब भी पूरा सच एडमिट कर रहे हो क्या? तभी पीछे से मुड़ा आ जाती है और बोलती है कि इससे हांगी को कोई भी लेना देना नहीं, उससे सीतू किंग को मैं ही मार डाली थी, अगर इससे तुझे कोई अतरस हो मेरे साथ आकर फाइट कर सकते हो तुम। ये सुने को पीए थोड़ा चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है कि सांगवान मुडाई, क्या तुम हमारे यूनहाई सेक्ट के बीच और तुम्हारे टीआईएन सेक्ट के बीच जंग छेड़ना चाहते हो क्या? मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि टीआईएन सेक्ट और यूनहाई सेक्ट दोनों बड़े बड़े सेक्ट है, पर किसी तरह से देखो तुम्हारे टीआईएन सेक्ट से हमारे यूनहाई सेक्ट कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है और हमारे यूनहाई सेक्ट तुम्हारे टीआईएन सेक्ट और तुम्हारे हांग फैमिली को दोनों को बर्बाद कर डालेगी। तब मुडाई कहती है कि आया इस सुनने के बाद मैं डर से कांप रही हूँ। अरे चल बे साले, तेरा यूनहाई सेक्ट कितने औकात नहीं है कि हमारे टीआईएन सेक्ट से फाइट करने की, और अगर तू अपने मेरे साथ फाइट करना चाहता हो मैं अभी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद पीए अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार मैं अभी उस पीए सेक्ट से पंगा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी के अभी यूनहाई सेक्ट मेरे पीछे आएगी नहीं, इसीलिए मुझे अभी के लिए ये मैटर को पूरी तरह से भूल जाना चाहिए, पर सांगवान मुडाई इसका बदला मैं जरूर आगे जाकर लूंगा। और ये सोचने के बाद हांगी से बोलता है कि हांगी तुम 3 महीने के बाद एक लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ेंगे, अगर तू अपना बाप का दूध पिया तो इस बैटल का एक्सेप्ट करो और वहीं पर ही मैं अपना फैमिली का बदला लूंगा तुझसे। अगर तू इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे हांग फैमिली को मैं कायर की फैमिली समझूंगा। ये सुनने के बाद हांग बोलता है कि तुझे इतना मुझे बेकाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी भी तेरे साथ फाइट कर सकता हूँ अगर तू चाहता तो। ये सुनने के बाद पीए कहता है कि नहीं हम 3 महीने के बाद ही फाइट करेंगे, क्योंकि मैं तुझे 3 महीना का जिंदगी गिफ्ट में दे रहा हूँ सच बोलने के लिए, पर अगर 3 महीने के बाद तुम मेरे साथ फाइट करने बिल्कुल भी नहीं आएगा तो मेरा यूनहाई से पूरा तुम्हारे हांग फैमिली को बर्बाद कर डालेगी, इसीलिए तुम लाइफ एंड डेथ बैटल के बारे में बिल्कुल भी मत बोलना। ये बोल के गुड बाय बोल के वहां पर चले जाते हैं। और ये सारे बात सुनने के बाद हांग जंग और बुढ़ा दोनों कुछ भी नहीं कहता, वहां पर चुपचाप खड़े हो रहे होते हैं। और ये न्यूज उस सिटी में काफी ज्यादा तेजी से फैल गई कि 3 महीने के बाद हांग फैमिली के हांगी और सीतू फैमिली के सीतू पीए लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने वाले हैं। और इस वजह से ये लाइफ एंड डेथ बैटल को देखने के लिए उस सिटी के काफी बंदे वे भी वेट करने लगे। तभी अभी सीन तो उसी बेड पर लेटा हुआ बूपो पे उसको ड्रैगन स्नेक मेरिडियन पिल दिया जाता है और वो मेडिसिन लेने के बाद तुरंत ही बूपो जाग जाता है और कांपने लगता है। और ये देखने के बाद वहां पे सारे लोग खुश होते बोल रहे थे ये वर्क किया। तभी बुढ़ा कहता है कि हाँ ये सच है कि बूपो का लाइफ अब किसी भी डेंजर में नहीं है, पर उसका इंजरी अभी तक पूरी तरह से नहीं हील हुआ है और वो कितना जल्दी होगा उस पर ही डिपेंड है। यह सुनने के बाद मुडाई कहती है कि मैंने अपने टीआईएन सेक्ट में सुना था कि कहीं पर एक प्लांट मिलती है और वो प्लांट की खासियत ये है कि वो ग्रेट मेरिडियन ब्रेकिंग पाम से दिया गया इंजरी को प्लांट आसानी से हील कर सकती है। ये सुनने के बाद हम बोलते किस तरह का प्लांट? इसका जवाब देते हुए मुडाई कहती है कि उस प्लांट का नाम क्विंगलिंग फ्लावर है और वो हिंगडॉय माउंटेन से ही उगती है। और उसको क्विंगलिंग फ्लावर क्यों बुलाया जाता है कि उस प्लांट पर एक ही फ्लावर उगती है, इसीलिए उसको क्विंगलिंग फ्लावर बुलाए जाते हैं। ये सुनने के बाद बुढ़ाओ कहता है कि क्या हुंगडॉन माउंटेन्स वहाँ पर काफी सारे डिवाइन बीस्ट और डिमोनिक बीस्ट भी रहते हैं, इसीलिए उस हुंगडॉय माउंटेन पर काफी कम बंदे जाते हैं और वो भी स्ट्रांग बंदे। और मैंने ये भी सुना था कि वहाँ पर जाने के बाद लौट के आने वाले परसेंटेज 10% भी कम है। ये सुनने के बाद हांग बोलता है कि ये सब तो मुझे भी पता है ग्रैंडपा, फिर भी मैं हांगडॉन माउंटेन पर जाऊंगा, उस क्विंगलिंग फ्लावर को ढूंढूंगा और उसे लेके 3 महीने के अंदर यहाँ पर फिर से वापस आऊंगा। अब से मैं ये वादा करता हूँ, इसीलिए मेरे पे भरोसा रखिए ग्रैंडपा। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा थोड़ा देर सोचता है, फिर उसके बाद ठीक है बोल के चले जाने के लिए बोलता है। ये सुनने के बाद हांग तुरंत ही उस हांगडॉन माउंटेन पे ले निकल पड़ता है और हांगडॉन माउंटेन्स को देखते हैं। और हमें इन हांगडॉन माउंटेन्स के बारे में बताया जाता है कि ये माउंटेन्स 5 लाख मीलों रेडियस तक फैले हुए हैं और इसी माउंटेन्स पे काफी डेंजरस और काफी डिवाइन बीस्ट भी रहते हैं। और इन
माउंटेन्स के बारे में अजीब बात यह है कि ये माउंटेन्स के चारों तरफ समुद्र है। इस वजह से समुद्र से आने वाले कोहरा ये हुंडई माउंटेन्स पर पूरी तरह से छा जाती है। इस वजह से दिन में भी वो हुंडई माउंटेन्स साफ साफ नहीं दिखाई देती। तभी यहाँ पे सीन शूट होता है हांगजंग पे, और वो 3 दिन पहले ही इस हुंडई माउंटेन पर आ चुका होता है। और वो 3 दिन सर्च करने के बाद ये अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार, इस हुंडुआन माउंटेन्स के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं अपने बचपन में कई बार आ चुका था यहाँ पे। फिर भी मैं 3 दिन तक सर्च करने के बाद भी मेरे हाथ में घंटा भी नहीं लगा। और ये सोचता सोचता ये आगे बढ़ रहा होता है, और कुछ देर चलने के बाद ये फिर से सोचने लगता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तभी एक्सपेक्ट किया था ये फूल को ढूंढना इतना आसान नहीं होगी, मुश्किल होगी, पर मैं जितना मुश्किल समझा उससे 10 गुना मुश्किल लग रहा है अब। तभी ये मोटाई दिया गया वो ड्राइंग को देखकर सोच रहा होता है कि क्या सच में फूल ऐसा दिखता है या मोटाई का ड्राइंग इतना अजीब है। और इसे देखकर ये सब सोच ही रहा होता है। तभी इसके पीछे से चीज काफी तेजी से इसके तरफ बढ़ रहा होता है, और वो यही होता है गोरिल्ला की तरफ दिखने वाले बीस्ट काफी तेजी से हांगजंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी हांगजंग एक छलांग लगा के हवा में उठ जाता है और सीधा अपने पैर लेकर उस पर अटैक करता है, और सोच रहा होता है कि अरे यार, ये 10वीं बीस्ट है क्या, ये बीस्ट कभी भी एंड नहीं होने वाला है क्या। ये सोचता सोचता ये अपने पैर लेकर उस बीस्ट के सिर पर एक जोरदार अटैक कर देता है। इसकी वजह से उस बीस्ट का छिद्रे उड़ा डालता है। इसके बाद ये भी हवा में से नीचे आ जाता है और सोचने लगता है कि अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आरा को पूरी तरह से हिट करना चाहिए, वरना ये सारे बीस्ट मुझे अटैक करने के लिए आते ही रहेंगे। मैंने पहले ही इन सारे बीस्ट को दूर करने के लिए अपना सेंट पूरी तरह से छुपाया था। मुझे पहले ये लगा था कि वो काफी होगा, पर मुझे अब ये लग रहा है कि वो मेरा आरा को फाइंड करके भी मुझे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये सोचने के बाद ये अपना आरा को हाइड करके आगे बढ़ने लगता है, और ऐसे ही चलता चलता एक और दिन बीत जाता है। तब हांगजंग अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार, मैं यहाँ पर अगर 5 दिन हो गए पूरे, पर फिर भी मुझे वो क्विंगलिंग फ्लावर एक बार भी नहीं दिखा। क्या वो क्विंगलिंग फ्लावर सच में इस हुंडुआन माउंटेन पर है या नहीं। और ये सोचता सोचता ये ऊपर की तरफ देखता है, तभी वहाँ पे काफी सारे पंछी हवा में उड़ रहे होते हैं। जब वो पंछी को ऑब्जर्व करने लगता है, तभी वो सारे बर्ड्स जाकर एक क्लिफ के ऊपर गैदर होने लगता है। और इसे देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने पहले तो उन बर्ड्स पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो नॉर्मल है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर उस क्लिफ पर कुछ है जो कि इन सारे बर्ड्स को अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ। मैंने भी एक अफवाह सुना है कि कुछ प्लांट्स की खासियत होती है कि वो सारे बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने तरफ, इसलिए मुझे भी जाकर चेक करना चाहिए। वो क्विंगलिंग फ्लावर भी हो सकती है, इसलिए मुझे जाकर वो एक बार चेक करना चाहिए। ये बोल के वो उस क्लिफ की तरफ बढ़ने लगता है, और कुछ देर चलने के बाद उस क्लिफ पे वो फाइनली क्लिफ के ऊपर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर सीनरी पूरी चट्टानों से भरी हुई होती है, और उसके दूर से एक फूल दिखाई देने लगती है। इसके बाद ये उस फ्लावर को और भी गौर से देखने लगता है, तब इसको दिखाई देती है कि उसके फ्लावर का कलर रेड है। तब ये सोचने लगता है कि मुटाई ने मुझे बताया था कि उस क्विंगलिंग फ्लावर का कलर भी रेड है, और ये फ्लावर भी मुटाई के ड्राइंग से मिलती जुलती है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वो क्विंगलिंग फ्लावर है। और ये बोल के ये उसको फ्लावर को उखाड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जब वो फ्लावर को पकड़ के उखाड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एक लाल कलर के सांप आ जाते हैं, इस पर अटैक कर देते हैं। पर हांगजंग को इसका बनक लग जाता है और उस फास्ट ट्रैक को डच कर लेते हैं। तब वो सांप हांगजंग को पीछे आ जाते हैं और हांगजंग को खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तब हम देखते हैं हांगजंग कुछ भी नहीं करता, तब वो सांप सीधे आकर हांगजंग को पूरी तरह से खा जाती है। इसके बाद वो सांप वहां से जाने लगती है, पर तभी उसको कुछ अजीब लगता है और वहीं पर रुक जाती है। तब हम देखते हैं वो सांप का सिर अंदर से ही पूरी तरह से फट जाता है, और अगले ही सेकंड में उस सांप का पूरा बॉडी बलून की तरह फट जाता है। तभी उस सांप का बॉडी के अंदर से हांगजंग वो क्विंगलिंग फ्लावर को लेकर बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद ये क्विंगलिंग फ्लावर को अपने हाथ में लेकर सोच रहा होता है कि अरे यार, लकीली ये फ्लावर को कुछ भी नहीं हुआ, और इसको कुछ हो जाता तो मुझे और भी सर्च करना पड़ता इस क्विंगलिंग फ्लावर के लिए। उसके बाद हांगजंग उस सांप की बॉडी की तरफ देखता सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये सांप भी ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए ड्रैगन जितना पावर तो पोसेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो ड्रैगन है और ये सांप है, पर कुछ तो पावर तो पोसेस करती होगी। इसीलिए मुझे उस ड्रैगन सूत्र को यूज करके इस सांप के बॉडी के अंदर से कुछ पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेने चाहिए। और ये बोल के वो ऑब्जर्व करना भी स्टार्ट कर लेता है, और ऑब्जर्व करता करता ये अपने मन में सोच रहा था, आय हाय कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगा था कि क्विंगलिंग फ्लावर को ढूंढता ढूंढता मेरे भी फायदा हो जाएगी और मैं भी ताकतवर बनूंगा इसकी वजह से। तब ये क्विंगलिंग फ्लावर की तरफ देखने लगता है, वो भी उस सांप की एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसे देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगा ही नहीं था कि क्विंगलिंग फ्लावर भी उस सांप के अंदर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उतना ही नहीं, मैं सेंस कर सकता हूँ वो ये कितना एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उतने ही स्ट्रांग बनती ही जा रही है फ्लावर। और ये सोचता सोचता उस सांप की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता, तभी कहीं से एक चाकू आ जाता है, उस क्विंगलिंग फ्लावर को लग जाते हैं। इसके वजह से वो क्विंगलिंग फ्लावर काफी दूर जाकर ऐसा नीचे गिर जाते हैं।
और ये देखने के बाद ये पीछे की तरफ देखता है तो वहां पर एक सेक्सी आइटम बम बैठी हुई बोल रहे होते हैं कि मारना पड़ेगा भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो जायंट स्नेक को तुम मार पाओगे, पर तूने उसे हराया नहीं बल्कि आसानी से हराया। ये सुनने के बाद हांग बोलता है कि हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तू वहां पर बैठकर काफी देर से ये सारे कांड देख ही जा रहे हो, क्या तुम भी मेरे तरह ही क्विंगलिंग फ्लावर को लेने के लिए यहाँ पर आ चुके हो क्या? ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि हाँ, तूने सही गेस किया, तो इसीलिए उस क्विंगलिंग फ्लावर को वहां पर ही छोड़ दो, दफा हो जाए ऐसे। ये सुनने के बाद हांग बोलता है कि अगर तुझे वो फ्लावर चाहिए तो उस बड़ा सा सांप को हराना चाहिए था तू पहले ही, पर तूने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और सारे कांड तू वहां पर बैठकर देख ही रही थी। पर वो क्विंगलिंग फ्लावर को गार्ड करने वाला वो बड़ा सा स्नेक को मैंने हरा दिया, इसीलिए वो फ्लावर भी मेरा है, पर तूने मेरे से पहले यहाँ पर आ चुके थे, इसीलिए मैं तुझे इस क्विंगलिंग फ्लावर के बदले कुछ देना चाहता हूँ, अगर तुझे कोई चाहिए हो तो, जैसे कि पैसा या स्पिरिचुअल आइटम्स या पिल्स, कुछ भी कहो। ये सुने वो लड़की बोलती है कि क्या तुझे सब पता है कि मैं डूकू मैनर से हूँ? अब तुझे पता चल चुका होगा मेरा औकात कितना है, इसीलिए वो पैसे पिल्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो क्विंगलिंग फ्लावर ही चाहिए। ये सुनने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे कुछ याद है 10 साल पहले हमारे हांग फैमिली के बीच में और डूकू मैनर के बीच में कुछ अच्छे रिलेशन थे। तब ये लड़की बोलती है कि मैंने ओरिजिनल प्लान किया था कि वो क्विंगलिंग फ्लावर को यूज करके मैं वो सारे पक्षियों को अट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे, उसके बाद उन सारे बर्ड्स को मारकर उनका स्पिरिट कोर मैं ले लूंगा और उसके बाद यूज करूंगा अपने कल्टिवेशन के लिए, पर तूने यहाँ पर आकर मेरा पूरा प्लान को बर्बाद कर डाला, इसीलिए मैं उन सारे बर्ड्स के स्पिरिट कोर के बदले तुम्हारे जान लेना पसंद करूंगा। ये बोल के एक चाकू निकालती है और सीधा हांगजांग की तरफ फेंक देती है, और वो चाकू सीधे जाकर हांगजांग के पास जाती है और उसके बाद दुआ हो जाता है वहां पे। और गैस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वहां पर दुआ कैसा है। तब ये देखने के बाद ये लड़की सोचने लगती है कि बच्चे यार तेरा किस्मत ही खराब है, क्योंकि तेरा मुलाकात आज मेरे साथ हुआ और मैंने तुझे पहले भी चांस दिया था कि वो क्विंगलिंग फ्लावर को वहां पर छोड़ दो, ऐसे चले जाओ, पर तूने नहीं माना, अब तो तू मर गई। और ये सोच के हंस रहे होते तभी हम देखते हैं कि हांगजांग उस चाकू को एक ही हाथ से पकड़ के बोल रहा होता है कि तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में पहले की कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तूने डायरेक्टली मुझे मारने की कोशिश की। और ये बोलने के बाद उस चाकू को अपने हाथों से बर्बाद कर डालता है और बोलता है कि मैं भी तेरे साथ फाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर तूने ये स्टार्ट किया और तू बोलना मत इस बारे में। ये सुनने के बाद वो लड़की एक और चाकू निकालते हुए बोल रहे होते कि बच्चे कहीं का मैं महसूस कर सकता हूँ तू ट्रांसफॉर्मिंग की स्टेज पर ही हो, फिर भी तू इतना एरोगेंट बन रहे हो मेरे सामने। ये बोलने के बाद ये उस क्लिफ से नीचे की तरफ बढ़ते हुए बोल रहे होते कि तूने पहले बोला था कि मुझे याद रखने के लिए और मैं याद रखूंगा, और ये बोल के वो अटैक करके चले जाते हैं आगे की तरफ। तब ये बोलती है कि मैं तो याद रखूंगी, पर तुझे ही इस बात को याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि तेरे पास सर ही नहीं होगा। और ये बोल के आश्रय होती तभी उसका हाथ में वो चाकू पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये देखने के बाद हांगजांग बोलता है आय हाय आय है, तुम्हारा डूकू मैनर का बनाया हुआ ब्लेड्स कुछ ज्यादा ही नरम है, इसीलिए उसने मेरे गर्दन पर कुछ ज्यादा ही गुदगुदी कर दिया और की हांगजांग पर एक अटैक कर देती है, पर उसका अटैक का असर हांगजांग पर बिल्कुल भी नहीं होता। और ये देखने के बाद वो लड़की चौंक जाती है और पूछने लगती है कि तू द फक आर यू, तेरा नाम क्या है बताओ। ये सुनने के बाद हांगजांग बोलता है कि आह आह कितना प्यार से पूछे तूने, इसीलिए मैं जरूर आंसर दूंगा, मेरा नाम हांगी है और मैं हांग फैमिली का बंदा हूँ। अगर तू ये फाइट यही पर स्टॉप करना चाहता हो मैं भी स्टॉप करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तू ये फाइट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आगे जाकर तेरा हालत बहुत बुरा बन जाएगी, इसीलिए मैं तुझे अभी चांस दे रहा हूँ, फिर से चांस बिल्कुल भी नहीं दूंगा, 2 बार सोच लो। ये सुनने के बाद वो लड़की और भी गुस्से होकर बोलते हैं कि तूने क्या बोला, हांग फैमिली का बंदा है तू, अगर इसी बात है तो मैं पहले तुझे छोड़ सकती थी पर अभी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे वो बुढ़ा हांग लांग टिंग ने हमारे काफी सारे डिसिपल को मार दिया, इसीलिए मैं उन सभी का बदला तुझे तड़पा का मार के लूंगी। ये बोलने के बाद ये अपने हाथ के अंदर से ये चाकू निकलने लगते हैं। इसे देखने के बाद हांगजांग थोड़ा चौंक जाता है, अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार क्या बंदी सच में अपने चाकू को अपने हाथ के अंदर से ले आ रहा है क्या। तब वो लड़की उस चाकू को पूरी तरह से बाहर निकल के बोलती है कि ये मेरा डूकू मैनर का सीक्रेट टेक्निक है, इसका नाम है इंटरनल ब्लेड ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक, और इसके मदद से मैं अपने बॉडी के अंदर से काफी सारे चाकू को निकाल सकती हूँ और वो भी अपने आप को हट करने बिना। और ये सीक्रेट टेक्निक को देखने के बाद कोई भी बंदा जिंदा नहीं बच पाएगा और तू भी नहीं बच पाएगा। और ये बोल के उसको अटैक कर देते हैं, पर हांगजांग उसको सेंस करके उसे डांस कर लेता है, नीचे की तरफ झुकते हैं, इसके वजह से वो अटैक सीधे जाकर पीछे की तरफ लग जाती है। तब हम देखते हैं कि वो लड़की हांगजांग पर फिर से अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं कि तुमने उस अटैक को आसानी से डॉज कर दिया, पर इस अटैक को डॉज करके दिखाओ। और ये बोल के वो उस पर अटैक कर देती है, पर हांगजांग उसे भी डॉज कर लेता है। और ये देखने के बाद वो लड़की को और भी गुस्सा आ जाती है और उसी गुस्से से हांगजांग पर एक और जोरदार पावरफुल अटैक कर देती है, पर हांगजांग उस अटैक को भी डॉज कर लेता है हवा में उड़ के। तब ये लड़की एक बड़ी छलांग लगा के हवा में ही हांगजांग पर एक अपने पैर से अटैक कर देती है। हांगजांग उस अटैक को भी अपने दोनों हाथ को यूज करके ब्लॉक कर देता है। तब वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे चाल में फंस गए, और ये बोल के अपने पैर के अंदर से एक चाकू
चाकू निकालती है। ये देखने के बाद हांग जंग पूरी तरह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि अरे यार मैं इसे डाच बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। तब हम देखते हैं वो चाकू सीधा जाकर उसके माथे पे लग जाती है और उसके वजह से खून भी आने लगता है। ये देखने के बाद ये लड़की हंसते हुए बोल रहे होते फाइनली अब बंदा मर गया। तभी उसके सामने से एक पावरफुल पंच आते हैं और सीधा जाकर इसके पेट पर लग जाती है वो पंच, और वो अटैक लगने के बाद इसके मुंह से खून आने लगता है और ये काफी दूर जाकर गिरती है। और वहां पर गिरने के बाद दर्द भरी आवाज में कहती है कि तुमने क्यों नहीं मरा, मैंने देखा था कि तेरे माथे पे ही मेरा चाकू लग गया था, फिर भी तूने कैसा जिंदा बच पाया। ये सुनने के बाद हांग जंग अपने माथे से वो चाकू निकालते हुए बोल रहा हुआ था कि आय हाय तेरे टेक्निक और तेरे कन्निंगनेस को बिल्कुल भी मानना पड़ेगा, पर तेरे अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि जितना मुझे मारने के लिए जरूरत पड़ेगा, और तेरे जैसे कमीने के बंदे के लिए ही मैं अपना पूरा बॉडी को स्ट्रांग बनाया, इसीलिए तेरा चाकू मेरे माथे को बिल्कुल भी आर पार नहीं कर पाई। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ जाती है और बोलने लगते है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हांग फैमिली के हांग जेंग के अलावा उसके जैसा एक और टैलेंटेड बंदा आ जाएगा। वेल ये तो हांग फैमिली के लिए एक अच्छी बात था, अगर तू यहाँ पर मुझसे आज नहीं मिलता, पर तू आज जरूर मरेगा यहीं पे। ये बोले तुरंत भी बात ही अपने बॉडी के अंदर से काफी बड़ी चाकू बाहर निकालते हैं, इसके वजह से उसको खून भी आने लगते हैं और उसके बाद वो काफी सारे चाकू निकालने लगती है अपने पूरी बॉडी के अंदर से। इसके बाद ये हांग जंग पर चिल्लाने लगते हैं कि अगर मैं तुझे आज नहीं मारूंगी तो आगे जाकर तू डूकू मैनर के लिए जरूर खतरा बनेगा, इसीलिए मैं अपना पावरफुल टेक्निक को यूज करूंगा तुझे मारने के लिए। ये देखने के बाद हांग जंग अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार मैं इस टेक्निक को अजीब बोलूं या अमेजिंग बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये सब सोच ही रहा होता तभी वो लड़की हवा में छलांग मारती है और बोलने लगती है कि अब देखो डूकू मैनर की सीक्रेट टेक्निक 1000 ब्लेड डांस, और ये बोल के वो लड़की हवा में ही गोल गोल घूमने लगते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ी बाउंड्री जैसे बनने लगते हैं और उस बाउंड्री के चारों तरफ चाकू से भरा होता है। तभी वो लड़की बाउंड्री में के अंदर से बाउंड्री को कंट्रोल करके हांग जंग पर अटैक करने के लिए भेजती है। तब हांग जंग अपने हाथों से ही उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता, इसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखने के बाद वो लड़की फिर से खुश होते हुए बोल रहे थे अब तो वो जरूर मरा होगा। तब हम जमीन की तरफ देखते हैं, वहां पर हांग जंग बैठे हुए बोल रहा होता है कि मैं तुझे एक बात बोलना भूल गया, और वो ये है कि तू अपने पूरी जिंदगी में मुझे हरा नहीं पाएगी। ये बोले कि तुरंत बाद ही हांग जंग उस लड़की पर स्काई ब्रेकिंग फिश से अटैक कर देते हैं, और वो अटैक इतना फास्ट होती है कि वो लड़की रिएक्ट भी नहीं कर पाती और सारे अटैक्स जाकर उस लड़की को लग जाती है। इसकी वजह से वो लड़की काफी दूर जाकर गिरती है और उसके चाकू भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। नीचे के गिरने पर फिर से दर्द भरी आवाज में कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि तू ट्रांसफॉर्मिंग की स्टेज पर ही है, पर इसके बाद भी तू इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलते वो सब जानकर तू क्या करोगे, और मैं भी तुझे मारने की मूड में बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकता है। और ये सारी बातों को इग्नोर करके वो लड़की जोर से चिल्लाते कि वो बू फैन अगर तू यहाँ पर अभी नहीं आया तो मैं अभी मर जाऊंगी। इसके बाद हांग जंग के ऊपर एक शैडो जैसा आने लगता है। तब ये ऊपर की तरफ देखता है, उस वहां पे हवा में एक बड़ा सा चट्टान हांग जंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखने के बाद हांग जंग एक सेकंड के लिए चौंक जाता है और सोचने लगता है कि अरे यार ये बड़ा सा चट्टान हवा में कैसे आ गया। ये सब सोच ही रहा होता तभी वो हवा में वो चट्टान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसके बीच के अंदर से वो एक बंदा निकल गया बाहर आता है और वो बंदा का सीधा हांग जंग पर अटैक कर देता है, पर हांग जंग उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर उसके बाद हम देखते हैं वो बंदे के अटैक वजह से वो जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, वो सारे बर्बाद हुआ चट्टान हवा में से उड़ने लगता है। तब हम उस लाल कपड़े पहनने वाले बंदे को देखते हैं और वो इसका नाम ही बू फैन है। तब ये बंदा हांग जंग से बोल रहा होता है मानना पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि तूने मेरे स्नीक अटैक को सेंस करके उसे आसानी से डॉज कर पाया, इसीलिए तूने उसका ये हालत कर दिया। और ये लड़की के बारे में बात कर रहा होता है। ये बोलने को तुरंत बाद ही ये बू फैन सीधा जाकर उस लड़की के पास आकर रुकता है और ये लड़की बोल रहे होते हैं उस बंदे का नाम हांग ही है और वो हांग फैमिली का बंदा है, तो यहाँ पर आकर हमारे फिंगलिंग फ्लावर को चोरी कर रहा था, इसीलिए मैं उसे रोकने की कोशिश की और उसके बाद वो मेरा हालत ऐसा कर दिया, इसीलिए तुम मेरा बदला लो और उस बंदे को जान से ही मार डालो, वरना ये हमारा पूरा डूकू मैनर के लिए बेसिक की बात होगी। ये सुनने के बाद बू फैन कहता है कि तुझे हालत में देखकर मुझे थोड़ा तरस आ रहा है तेरे पर, बंदे को मारना ही पड़ेगा क्योंकि तेरे जैसा उससे कल्टिवेशन में ज्यादा लेवल के बंदे को भी कुत्ते की मौत ऐसा आ रही थी। ये सुने को तो लड़की इस पर चिल्लाती है कि बकवास बंद करो और वापस जाकर उसे मार डालो, वरना मैं ठीक होने के बाद तुझे मार डालूंगी। ये सुने के बाद बू फैन टीके बोल के हांग जंग के सामने जाकर रुक के बोल रहा होता है कि मैं फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या तूने उस सच में वो लड़की को हरा दिया, वो भी सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग की स्टेज पर रह कर भी। अगर तूने उसे सच में हरा दिया तो तुझे मानना ही पड़ेगा क्योंकि तेरे पास कुछ ज्यादा ही टैलेंट है, पर क्या वो टैलेंट तुझे मेरे जैसा ट्रांसेंडेंट लेवल के 9th स्टेज वाले बंदे को हरा
सकता है। ये सुनने के बाद हांग जंग भी अपने मन में सोचने लगता है कि हाँ वो सच ही बोल रहा है, क्योंकि मैं भी वो सेंस कर सकता हूँ कि वो ट्रांसेंडेंट स्टेज की 9th लेवल पर ही है। और उसे सोचता हुआ देखकर ये बूफैन कह रहा होता है तुझे इतना सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं तुझे हराऊंगा तब तुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये बोल के हांग जंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो बंदा काफी तेजी से वहां से चलने लगे थे, सीधा हांग जंग के पास जाता है और उसके बाद हांग जंग पर एक पावरफुल टेक्निक बैटल गॉड ऑफ माउंटेन स्प्लिटिंग स्ट्राइक से अटैक कर देता है। और वो टेक्निक इतना तेज होती है कि हांग जंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता। इसके वजह से हांग जंग को अटैक लग जाती है। इसके वजह से ये काफी दूर जाकर एक पहाड़ी से टकराता है। ये देखने के बाद वो रेड कपड़े पहने वाला बंदा बोलता है कि कितना नाला था, कितना नाला था, क्या तुम सच में इस बंदे से हार गई हो? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि तुम एक बार उस बंदे की तरफ देखो, वो मेरे एक अटैक आने के बाद एक चिपकली जैसा जाकर वो पहाड़ी से चिपक गया और मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा वो बंदा अभी तक जिंदा या नहीं है। ये सुने के बाद वो लड़की बोलती है कि तुम उस बंदे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि मैंने भी उसे पहले अंडर एस्टिमेट किया था और तुम देख सकते हो उसके बाद मेरा कुटाई हो गया और मेरा हालात ऐसा हुआ। इसीलिए वो बंदा उठने से पहले तुम वहां पर जाकर उसे पूरी तरह से खत्म करो। ये सुने के बाद वो लड़का बोलता है कि मैं उस बंदे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, पर वो मेरे अटैक के बाद बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी तक मर चुका है। पर अगर तुम बोल ही रहे हो तो मैं वहां पर जाकर उस बंदे को पूरी तरह से खत्म करूंगा। तभी हांग जंग बोलता है कि तुमने क्या बोला? उस टेक्निक का नाम बैटल गॉड माउंटेन स्प्लिटिंग स्ट्राइक? हाँ, पर मैं तुझे उस स्किल को वो नाम से अच्छा मैं एक और नाम सजेस्ट करना चाहता हूँ। क्यों ना तुम उस टेक्निक को बच्चे के स्ट्राइक बुला लो, क्योंकि तुम्हारा वो टेक्निक मुझे बिल्कुल भी हट नहीं कर पाए। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट ने बिल्कुल भी नहीं मारा, बल्कि एक बच्चा ने मुझे मारा। ये देखने के बाद वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे लगा था कि तुम मर गए हो, पर तू जिंदा ही नहीं बल्कि जिंदे के साथ साथ बहुत ज्यादा बकवास भी कर सकते हो। पर तुझे मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बड़ा ताकतवर बंदा हूँ और ये बात मैं आज तुझे समझाने की बात है, तुझे मार डालूंगा और अपना जूनियर का बदला भी ले लूंगा। ये बोल के वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा हांग जंग की तरफ टूट पड़ता है और वो एक ही चलान में ऑलमोस्ट हांग जंग के पास रखकर रुकता है। और वहां पर आने के बाद ये बोल रहा होता है बैटल गॉड डिवाइन फिस्ट, और ये बोल के हांग जंग पर काफी सारे मुक्के बरसाते हैं और ये सारे अटैक्स वजह से वहां पर धुआं हो जाता है और वो पूरी पहाड़ी टूटने लगता है। ये देखने के बाद वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा हांग जंग पर एक फाइनल जोरदार अटैक कर देता है। इसके वजह से वो पूरी तरह से पहाड़ी टूट जाता है। पर तभी वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा पीछे की तरफ छलांग मार के पीछे की तरफ आ जाता है और वहां पर जमीन पर लैंड करने के बाद ये खुश होते हुए सोच रहा हुआ था कि फाइनली वो बंदा मर गया और मेरे ये अटैक्स को खाने के बाद वो बंदे की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। क्या मैंने कुछ ज्यादा किया? कि नहीं, वो बंदे कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है, इसीलिए उसको वो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ये सोचता वो खुश हो रहा होता तभी उसके पीछे एक शैडो आ जाता है और वो शैडो और किसी नहीं बल्कि हांग जंग की होती है। और ये सेंस करने के बाद वो बंदा पीछे मुड़कर देखने ही वाला होता तभी हांग जंग बोलता है कि तेरे लिए अब कुछ ज्यादा लेट हो चुका है। और ये बोल के हांग जंग उस बंदे के सिर पर पैर रख के फिर अपने दूसरे पैर से उसके सिर पर फिर से एक जोरदार अटैक कर देता है। इसके वजह से उसका पूरा ब्रेन ही हिल जाता है और उसके मुंह से आंखों से पूरी तरह से खून आने लगता है। पर हमारा हांग जंग वही पर ही नहीं रुकता, एक और अटैक करके उसके सिर पर उसकी पूरी अपर बॉडी को ऐसा जमीन पे दमसा देता है। उसके बाद हांग जंग उस बंदे की बॉडी पर पैर रख के बोल रहा होता है कि इतना ही देर में दम है। मुझे लगा था कि तुम्हारे डूकू मैनर के बंदे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होते, पर तू तो नल्ला निकल गया रे। ये देखने के बाद ये लड़की पूरे दुनिया हिल जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे कैसा हो सकता है? वो ट्रांसेंडेंट लेवल का 9th लेवल का बंदा थे और ये ट्रांसफॉर्मिंग की का स्टेज का बंदा है, फिर भी वो इतना आसानी से उस बंदे को कैसे हरा दिया? क्या ये हांग फैमिली का किसी तरह का मांग है क्या, या ये हांग फैमिली का सीक्रेट वेपन यही है? जो भी हो, मैं अब गई पूरी तरह से खत्म हो गई, मैं अब जिंदा बचने ही नहीं वाली। उस बंदे ने मुझे पहले ही बोला था कोई आइटम देगा ये क्विंगलिंग फ्लावर के बदले, और मैं ही बुद्धू थी। अगर मैंने उस ऑफर का तभी एक्सेप्ट किया तो तब मेरा हालत इतना खराब नहीं होती अब। पर वो सारे चीज अब मैं सोच के क्या ही उकड़ पाऊंगी, मैं अब मरने ही वाली हूँ। ये लड़की ये सारे बकवास सोच ही रही थी तभी हांग जंग बोलता है कि क्या तुम अभी भी इस क्विंगलिंग फ्लावर को चाहते हो? अगर तू अभी भी इस फ्लावर को चाहते हो तो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले तू अपना जान मुझे दे दो। ये सुने हुए तो लड़की कुछ से बोल रहे होते नहीं सर, वो क्विंगलिंग फ्लावर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब वो फ्लावर तुझे बिलोंग करती है, आप उसके साथ कुछ भी करना चाहते हो वो सब कर सकते हैं।
मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरा और उस बंदे का जान हमें बख्श दीजिए। ये सुनने के बाद हाँ ठीक है बोल लेता। तभी वो लड़की उस रेड कपड़े पहने वाले बंदे को उठा लेती है और वहां से जंप करने निकलने लगते हैं। और वहां से जाता जाते अपने मन में सोचने लगती है, कभी न कहीं के मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इस अपमान का बदला तुझसे जरूर लूंगी और मेरा वेट करना तू। अगर अगली बार तुझे तड़पा कर नहीं मारूंगी तो मैं डूकू मैनर की लड़की ही नहीं हूँ। ये सोचता वो लड़की और वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा काफी दूर जाते हैं। तब ये देखने के बाद हांग अपने मन में सोचने लगता है कि मैं उन दोनों को ध्यान से नहीं मारकर कुछ गलती किया है। हाँ मैंने किया, पर अभी मैं कुछ जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे वो बूपो की इंजरी ठीक करनी है जल्दी से जल्दी। पर मुझे अच्छी तरह से पता है वो दोनों ये बात यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, मुझे बदला लेने के लिए फिर से आएंगे मेरे पास। तब उन दोनों को और उसके पूरे डू कमांडर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा मैं। पर अभी मुझे वापस जाना है क्योंकि वो क्विंगलिंग पावर तोड़ चुका है मैं और इसका खासियत कुछ ही देर के लिए बरकरार रहेगा, इसलिए मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हांग फैमिली के लिए लौटना चाहिए। ये सोचता हुआ वो क्विंगलिंग फ्लावर जमीन से उठा लेता है और अपने हाथ में रख के सोच रहा होता है कि उस डूकू मैनर की कुत्तिया ने इसे डैमेज कर दिया, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मेडिसिन का असर तो थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा, फिर भी कुछ ना रहने से अच्छा कुछ तो होना चाहिए, इसीलिए मुझे पॉजिटिव माइंड के साथ इसे ले जाना चाहिए और बूपो को देना चाहिए। ये सोचता वो क्विंगलिंग फ्लावर को लेता और उस स्वाड को निकाल के हांग फैमिली के यहाँ पर पहुंच जाता है। एक दिन के बाद वहां पर आने के बाद ये रूम में जाकर मोटाई को बुला लेता है और उससे ये क्विंगलिंग फ्लावर को दिखाता है। ये देखने के बाद मोटाई थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि यहाँ ये सच में क्विंगलिंग फ्लावर ही है। पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो हुंडई माउंटेन पे जाकर इतना जल्दी कोई बंदा इस क्विंगलिंग फ्लावर को ला सकता है, पर तूने ला के ही दिखा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है तू भी तेरे भाई हांग जंग की तरह मिरेकल्स बनाने में माहिर है। ये बोलने के बाद मोटाई उस क्विंगलिंग फ्लावर को अपने हाथ में लेती है और बोलने लगते है कि तूने इस क्विंगलिंग फ्लावर को बूपो के लिए ले आया इसलिए शुक्रिया, और इसके बाद का पूरा प्रोसेस मैं संभालूंगी और इसे मेडिसिन में बना के बूपो को दिखलाऊंगी। इसके बाद तू देखना बूपो एक दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं सारे काम तुम पर ही छोड़ूंगा, पर अगर इससे मेडिसिन बनाने में तुझे कोई दिक्कत होगा तो मेरे पास आ सकते हो तुम और मैं जरूर मदद करूंगा तुझे। ये सुनने के बाद मोटा ठीक है बोल के वहां से चले जाती है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तब हम हांग जंग को देखते वो कई बार खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अरे यार ऑलरेडी 2 दिन हो गए, क्या वो बूपो का इंजरी ठीक हो चुका है या नहीं, मुझे उसका फिक्र हो रही है। कुछ भी हो मुझे जाकर बूपो की इंजरी से एक बार चेक करना चाहिए। ये बोल के वो पीछे मुड़ने लगते, तभी पीछे से एक आवाज आती है और बोलने लगती है कि क्या तुम ही हांग जियांग का बेटा हांग ही हो। ये सुनने के बाद हांग पीछे मुड़कर देखता है, तब वो बोलने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि बूपो ही होता है। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलता है कि हाँ मैं ही वो हांगी। ये सुनने के बाद बूपो बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था क्योंकि तुम बिल्कुल भी हांग जंग जैसे दिख रहे हो। और उसके पास आकर बोलता है कि हाँ फाइनली तुम्हें मिलकर मुझे खुशी हुई। मैंने ये सुना था कि तुम मेरे लिए पिल्ला ने पूरा सीतू फैमिली को बर्बाद कर डाला और उसके बाद हुंगडांग माउंटेन्स पर जाकर कुछ ही दिनों में मेरे लिए क्विंगलिंग फ्लावर को भी लेकर आए हो। पहले वो सारे कांड के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, पर मेरे वजह से आपको काफी सारी मुश्किलें झेलने पड़ी, इसीलिए मैं आपको माफी भी बोलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हांग मुस्कुराते वो बोल रहा होता है कि नहीं तुझे सारी या थैंक्स बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों हांग फैमिली की बंदे हैं, इसीलिए हम दोनों बिल्कुल भी भाई जैसे है, इसीलिए हम दोनों के बीच सारी या थैंक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वो मुस्कान देखने के बाद बूपो थोड़ा सैड होते हुए बोल रहा होता है कि तेरा मुस्कान बिल्कुल हांग जंग जैसे मुस्कान जैसे दिख रहा है। क्या तुझे पता है तुम्हारे भाई हांग जंग और मैं बचपन के दोस्त हैं, पर तुम्हारा भाई मेरे से काफी बड़ा टैलेंटेड था और इसीलिए उसने मुझे छोड़ के चला गया और मुझे नहीं बल्कि पूरे दुनिया को छोड़ के चले गए। ये बोलता हूँ बूपो थोड़ा सैड होने लगता है। ये देखने के बाद हांग जंग बोलता है कि नहीं तुझे सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम मरने वाले बंदे को जिंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसको भूलना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। ये इसी का होता है कि मानता हूँ अभी मेरा भाई जिंदा नहीं है, पर मैं तुझे ही अपना भाई समझता हूँ। अगर ऐसी बात है तो अब से हम दोनों भाई है और हम जिएंगे एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। इसीलिए वो सीतू पियांग से लाइफ एंड डेथ बैटल करने के लिए 3 महीने बाद मैं जाऊंगा तेरे प्लेस में, क्योंकि ये सारा लफड़ा मेरे वजह से हुआ, इसलिए मैं ही जाना करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है वो सीतू पियांग बड़ा कमीना बंदा है और इसके साथ ताकतवर भी, और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं उसे किसी तरह से संभालूंगा। ये सुनने के बाद हांग बोलता नहीं तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस बैटल में मैं जरूर जीतूंगा, क्योंकि वो सीतू पियांग से मैं बिल्कुल भी वीक बंदा नहीं हूँ। ये
ये सुने के बाद भूपा कहता है अरे ऐसी बात है तो मेरे पास अभी और भी कोई चॉइस नहीं बचा, इसीलिए तुम और मैं प्रैक्टिस मैच करेंगे और वहाँ पे कौन बंदा जीतेगा वो बंदा ही उसको लाइफ एंड डेथ बैटल में चैलेंज करने जाएगा। ये सुनने के बाद वो दोनों प्रैक्टिस मैच करने लगते हैं। तब हमें बताया कि हांगजंग ही जीता है। इसके बाद हांगजंग और वो बूपो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो और ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते दिसंबर 3 यानी वो लाइफ एंड डेथ बैटल का दिन आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं लॉन्ग सिटी के बाहर की तरफ एक एंशिएंट एरिना में, और जब हम गौर से देखते हैं इस पिक्चर में कुछ बोलने वहाँ पर आ चुके होते हैं और वहाँ पे बूढ़ा और मोटाई भी आ चुके होते हैं। तब बूढ़ा बोल रहा होता है कि क्या हांगी अभी तक यहाँ पर नहीं आया क्या? ये सुनने के बाद मोटाई कहती है मुझे भी नहीं पता, मुझे लगा था कि वो हमसे पहले यहाँ पर आ चुका है। एक सेकंड क्या वो सीतू फैमिली बंदों ने उसको कुछ किया है क्या ये मैच पहले? तब सामने से सीतू पियांग कहता है क्या हुआ भाई तेरा हांगी को? पहले तो वो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, क्या अब मेरे डर के मारे भाग चुका है क्या आपसे? या तुम लोगों ने सारे मिलके उसे कहीं पर छुपा तो नहीं दिया? ये सुने बहुत बड़ा कहता है कि हमारे हांग फैमिली के बंदे सीतू फैमिली के बंदे जैसा कायर नहीं है, इसीलिए हम लोग फाइट से बिल्कुल भी नहीं भागते कभी भी। ये सुने बहुत सीतू पियांग कहता है तुम भी तेरा हांगी के तरह बड़े बड़े बात के करने में माहिर हो, पर जब फाइट के बारे में आए तो तुम सभी लोग कायर की तरह चुप जाते हो। पर वो भी ठीक है क्योंकि हमारा सीतू फैमिली ने ऑलरेडी एक ऑर्डर इश्यू किया कि जहाँ पर हांगी मिले उसे वहीं पर ही हाथ पे बांध के इस लाइफ एंड डेथ बैटल में लेके आने का। उसके बाद हम दोनों इस लाइफ एंड डेथ बैटल करेंगे और उसके बाद मैं उसे जान से मार डालूंगा और इसके बाद मेरा सीतू फैमिली का बर्बादी का बदला वहां से पूरी हो जाएगी। ये सुनने के बाद पीछे से हांगिंग आता वो बोल रहा होता है तुझे इतना सारे करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं ही यहाँ पर आ चुका हूँ, और अगर बदले के बारे में बोले तो मैं भी तुम्हारे सीतू फैमिली से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे सीतू फैमिली के बंदों मिलकर हमारे हांग फैमिली के यंगर जनरेशन के बंदों की कुटाई कर दिया, उसका बदला आज तेरे जान लेके मैं लूंगा। इसीलिए मैं 1 घंटा लेट आया क्योंकि इस वजह से तेरा लाइफ 1 घंटा बक्स हो जाएगा। ये देखने के बाद बुढ़ो कहता है कि हांगी तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, क्या तुम अकेला आए हो? तेरे पास पूपो नहीं है क्या? ये सुनने के बाद हांगी बोलता है कि तुझे उसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, वो अपने काम में बिजी है। अब सीतू पियांग कहता है कि हांगी का मीना काई का तू कुछ ही देर के बाद मरने वाला, फिर भी तेरा जबान अभी भी काफी ज्यादा चल रहा है, पर वो भी अच्छा है क्योंकि मुझे एक बी की बिल्ली को मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और आज मैं तुझे अपने नंगे हाथों से फाड़ के रख दूं और इसके बाद सभी को मालूम चला गया कि हमारे सीतू फैमिली से पंगा लेने का नतीजा ये होता है। उसके बाद किसी बंदे की हिम्मत भी नहीं होगी हमारे सीतू फैमिली से पंगा लेने का। ये सुनने के बाद हांगजंग बोलता है अगर तेरे पास इतना औकात और इतना ताकत है तो आकर मुझे मार दो और मैं भी अपना ताकत और औकात तुझे दिखाऊंगा आज। ये सुनने के बाद सीतू पियांग कहता है कि मारना पड़ेगा भाई तुझे, तेरे पास ताकत तो नहीं बल्कि हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही है, पर वापस स्टेज के ऊपर जाने के बाद हिम्मत से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ताकत से होता है। तो चलो चलते बिना किसी देरी के उस स्टेज के ऊपर। इसने बाद हांग भी ठीक है बोला, तब वो 2 लोग उस बैटल एरिना में जाते हैं और एक दूसरे के सामने ऐसा खड़े हो जाते हैं और कुछ समय तक एक दूसरे को ऐसा घूर के देखने लगते हैं। तब सीतू पियांग कहता है कि क्या देख रहे हो, मुझे आकर अटैक कर दो बे। सुनने के बाद भी हांग कुछ भी नहीं करता, वो ऐसा खड़े होकर देख रहा होता है। तब ये देखने के बाद ये सीतू पियांग अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है वो बंदा मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्या उसके पास कोई हिडन ट्रिक्स है मुझे हराने के लिए? अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कुछ ज्यादा जल्दी करनी नहीं चाहिए, मुझे भी चौकना रहना चाहिए। ये सुनने बाद हांग बोलता है कि मैं तुझे ही पहले अटैक करने का मौका दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अटैक करूँ तो उसके बाद तू अपना अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बाद तू मर जाएगा और ऐसा होने की वजह से यहाँ पर देखने के लिए आने वाले लोगों को बोरिंग हो जाएगा और उसे एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं तुझे ही पहले मौका दे रहा हूँ, आ जा और मुझ पर अटैक कर जा। ये सुनने के बाद उसको काफी गुस्सा आ जाता है, अपना पूरा एनर्जी बाहर लाते हुए बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत अभी भी तू इतना बकवास बात किया जा रहा हो, ये जानकर भी तेरा मौत यानी ट्रांसेंडेंट स्टेज का 3रे लेवल का बंदा तेरा सामना खड़ा है। ये सुनो हांग बोलता है ट्रांसेंडेंट स्टेज का 3रे लेवल का बंदा, तो क्या मैं 3 महीने पहले ट्रांसेंडेंट स्टेज का 9th लेवल का बंदे को भी हरा चुका हूँ, तो तू कह रहे लड्डू? ये सुने बस सीतू पियांग कहता है कि बातों से मुझे चोट नहीं पहुंचता बल्कि हाथों से ही चोट पहुंची है मुझे, इसीलिए ये सारे बकवास बंद करो और चुपचाप आकर मेरे साथ फाइट करो। ये बोल के काफी तेज से हांगजंग की तरफ एक छलांग लगाता है हवा में, उसके बाद सीधा अपने पैर से हांगजंग पर अटैक कर देता है, पर हांगजंग को इसका अटैक का बनक लग जाता है, इसकी वजह से वो डांस कर लेता है, पर तब भी उसके फेस पर एक छोटा सा कट लग जाता है इसके वजह से। पर वो सीतू पियांग वहीं पर नहीं रुकता और हवा में पीछे मुड़कर फिर से हांगजंग पर एक अटैक कर देता है अपने पैर से, पर फिर से हांगजंग उसको डांस कर लेता है। तब ये सीतू पियांग अपने पैर लेता है और काफी सारे अटैक्स कर देता है हांगजंग पर, वो सारे अटैक्स को हांगजंग बड़ी आसानी से डांस कर लेता है। ये सब देखने के बाद वो सीतू पियांग का काफी गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से वो अपना पैर हवा में उठा लेता है और इसके बाद एक जोरदार अटैक कर देता है हांगजंग पर हांगजंग उस अटैक को भी काफी बड़ी आसानी से डांस कर लेता है पीछे छलांग मार के। तब हम देखते हैं वो सीतू पियांग के अटैक की वजह से वो स्टेज पूरी तरह से बर्बाद होने लगते हैं और इसके वजह से वो स्टेज के ऊपर पूरी धुआं हो जाते हैं और उस अटैक का इंटेंसिटी को देख
देखने के बाद बूढ़ा और मोटा पूरी तरह हिल जाता है और हांग जंग के लिए चिंता होने लगते हैं। और हम देखते हैं वो अटैक की वजह से वो स्टेज पर बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसके पास जाकर सी तू पियांग बोल रहा होता है कि वो बंदा इस अटैक को बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, ये बोलकर वो गुस्सा होता है। तभी वो सामने कुछ देखता है, ये देखने के बाद पूरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि उस गड्ढे के नीचे से एक पर्पल कलर की आर बाहर आ रहे होते हैं और उसके तुरंत बाद ही उस स्टेज को चीरता हुआ एक बड़ा डिवाइन पर्पल लाइन बाहर आ जाते हैं। और उसे देखने के बाद सी तू पियांग का पूरा फटके हाथ में जाते और चिल्लाने लगता है ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। तभी हांग जंग भी स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, तब बोल रहा होता है कि तू पहले अटैक कर चुका है, अब मेरे बारी, ये बोल के वो डिवाइन पर्पल लाइन के आगे आ जाता है। ये देखने के बाद सी तू पियांग के फटके हाथ में जाते फिर से ये बोलने लगता है कि क्या 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 ये डिवाइन पर्पल लाइन इसका स्किल है। और ये बोल ही रहा होता तभी हांग जंग अपने पर्पल डिवाइन लाइन को उसको अटैक करने के लिए उसके तरफ भेज देता है। ये देखने के बाद सी तू पियांग उस डिवाइन लाइन को रोकने के लिए अपना हाथ आगे तरफ बढ़ा लेता है, पर वो डिवाइन पर्पल लाइन इतना स्ट्रांग होती है कि वो उस अटैक को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता है। इसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, चट्टान से टकरा जाता है और वो चट्टान की टकराने की वजह से वहां पर पूरी तरह से धुआं हो जाता है उस स्टेज पर। ये देखने के बाद सी तू पियांग के चमचे चिल्ला रहे होते कि हमारा बास क्या हुआ आपको। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है नहीं हमारे बास को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम गौर से देखो वो उस अटैक को रोक दिया है। जब हम धुआं हटने के बाद स्टेज पर देखते हैं वो सी तू पियांग खड़ा ही हो चुका होता है और वो डिवाइन पर्पल लाइन अटैक को भी वो पूरी तरह से खत्म कर चुका होता, पर इसके वजह से उसका हाथ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता। ये देखने के बाद हांग जंग अपने मन में सोचने लगता है ओहो वो बंदा सच में मानना पड़ेगा क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। तब हम देखते हैं वो सी तू पियांग अपना हाथ पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी हंसते हुए बोल रहा होता है मानना पड़ेगा भाई, तुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम्हारे हांग फैमिली में उस बुढ़ाओ के अलावा कोई बंदा डिवाइन गोल्डन लाइन को कल्टिवेट कर पाएगा। पर तूने सिर्फ उसको कल्टिवेट ही नहीं किया बल्कि उसे ऑलमोस्ट मास्टर कर पाए हो। पर सिर्फ वो अटैक मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगा। और यदि हम प्रेजेंट में आते हैं तब सी तू पियांग कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे हांग फैमिली के पास ही सीक्रेट स्किल्स होते हैं, मेरे सी तू फैमिली के पास सीक्रेट स्किल्स नहीं होंगे क्या। ये बोल के वो अपना बर्बाद हुआ हाथ के प्लेस में एक एनर्जी से बना हुआ हाथ को रिप्लेस कर देता है। इसके बाद ये हांग जंग से बोल रहा होता है ये देखो भाई यही है हमारे सी तू फैमिली का सीक्रेट स्किल। और उस स्किल को देखने के बाद मोटे पहचान लेते और बोलने लगते है कि क्या ये डिवाइन पिरामिड लाइट टेक्निक है। उतने में वो सी तू पियांग जोर जोर से हंसते हुए बोल रहा होता है ये मेरा डिवाइन पिरामिड लाइट टेक्निक है और इस टेक्निक की मदद से मैं अपने किसी इंजरीज को भी ठीक कर सकता हूँ। ठीक भी नहीं बल्कि इंजूर हुआ पार्ट को मैं अपने डिवाइन एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ। इसके वजह से मेरा नॉर्मल हाथ का कितना पावर होती है उसके 10 गुना पावर मेरे अंदर आ जाती है। और ये टेक्निक को यूज करने के बाद सिर्फ मेरा हाथ की नहीं बल्कि मेरा पूरी बॉडी के अंदर की पावर बढ़ जाती है। और उतना ही नहीं बल्कि इसका एक और खासियत है, अगर उस खासियत तो तू सुनेगा तेरा फटके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के बाद टेम्परली मैं ट्रांसेंडेंट स्टेज के तीसरे लेवल से ट्रांसेंडेंट स्टेज के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो अब क्या बोलोगे तू, क्या तेरा फैमिली का सीक्रेट टेक्निक मेरा सी तू फैमिली का सीक्रेट टेक्निक के सामने दिख पाएगा क्या। ये सुनने के बाद हांग जंग सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ट्रांसेंडेंट स्टेज के तीसरे लेवल से लेकर सीधा 9th लेवल पर मानना पड़ेगा भाई स्किल कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है और पावरफुल भी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी थोड़ा चौकन्ना होकर फाइट करना चाहिए वरना मेरा भी बैंड बज सकती है। ये सोच ही रहा होता तभी वो सी तू पियांग जमीन पर एक जोरदार अटैक कर देता है। इसके वजह से उस जमीन के अंदर से काफी बड़ी एनर्जी से बना हुआ हाथ बाहर आती है। इसके बाद वो हाथ सीधा जाकर हांग जंग पर अटैक करने लगते हैं, पर हांग जंग उसे डॉज करके हवा में उड़ जाता है और हवा में ही रहकर वो सी तू पियांग पर एक एनर्जी से बना हुआ तीर से अटैक कर देते हैं और वो अटैक इसको लग भी जाती है। तब हवा में से नीचे आकर हांग जंग बोल रहा होता है कि पहले लगा था कि वो स्किल कुछ ज्यादा पावरफुल होगा, पर ये तो नॉर्मल सा नल्ला स्किल है जो कि जमीन के अंदर से हाथ निकालना, पैंट के अंदर से मुंह निकालना, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो सारे बात छोड़, तू ऐसे ही मरने वाला है, इसीलिए तेरा आखिरी शब्द कुछ है तो मैं तुम्हारा सी तू फैमिली को पहुंचा दूंगा उन्हें। तब हम सी तू पियांग को देखते हैं, वो दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं सी तू फैमिली का बंदा हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता। तभी हम देखते हैं हांग जंग के पीछे सी तू फैमिली का बूढ़ा आ जाता है और बोलने लगता है कि बच्चा वहीं पर रुक जाओ, मैं घोषित करता हूँ कि ये मैच तू ही जीत दिला, इसीलिए ये सारे मामले को ये पर छोड़ दो। ये सुने के बाद हांग जंग बोलता है अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो तू क्या कर लेगा, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ मैच है और ये लाइफ एंड डेथ के मैच को चुनौती देने वाला बंदा तुम्हारा सी तू फैमिली का सी तू पियांग है। ये सुने के बाद बूढ़ा कहता है हाँ वो सब तो मुझे भी पता है, पर अगर तू वहां पर उसे मार दोगे तो मैं आकर तुझे मारूंगा, तो इसीलिए अगर तुम मारना नहीं चाहते तो उसे छोड़ दो, इसीलिए कुछ भी स्टेप लेने से पहले 2 बार सोच लो। और ये बोल के वो अपना एनर्जी पूरी तरह से बाहर रिलीज करने लगता है और ये रिलीज करता बोल रहा होता है कि तुम देख सकते हो मेरा कल्टिवेशन तेरा कल्टिवेशन से काफी ज्यादा आगे है, इसीलिए अगर मैं चाहता तो तुझे चीटी किस तरह मदद के रख दूंगा। अगर तुम सी तू पियांग को मारते हो तो उसका लाश बच सकती है, पर मैं अगर तुझे मारू तो तेरा लाश भी नहीं बचेगा। ये सब बोलता बोलता
हांग को डरा रहा होता है वो बंदा, तभी हांग लैंग यानी वो हांग फैमिली का बूढ़ा बोल रहा होता है कि मेरे रहते पर मेरे पोते को मेरे सामने नहीं मारोगा क्या, तेरे में इतनी हिम्मत है क्या? अगर तू एक कदम भी उसके तरफ आगे बढ़ाओ तो मैं सीधा आकर तुझे जान से मार डालूंगा, क्या तुझे ये मंजूर है क्या? वो बच्चे का मामला है बे, इसीलिए इस मामले को उनको ही सॉल्व करने देना चाहिए, ना कि हम जैसे बुढ़ाऊ लोग उनके बीच में पड़ना चाहिए। ये सुनने के बाद ये उस बुढ़ाऊ से कहता है कि अगर तुम उस बंदे को मेरे सीतू फैमिली के सीतू पिए उनको मारने दिया तो तुम्हारे हांग फैमिली के बीच हमारे सीतू फैमिली के बीच एक बड़ा सा जंग छिड़ जाएगी, इसके बाद तुम्हारे पूरी हांग फैमिली के नामो निशान भी मिट जाएंगे। तब हांग जंग बोलता है क्या तुझे लाइफ एंड डेथ बैटल का मीनिंग नहीं पता है क्या? इसका मीनिंग ये है कि इस बैटल तब ओवर हो जाएगा जब इसमें एक बंदा मर जाता है, एक ही बंदा जिंदा बच पाता है, इसको छोड़ दूं तो ये बैटल कभी भी नहीं खत्म हो जाएगी और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने वो सीतू पिएंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरे सीतू फैमिली के बीच और तुम्हारे हांग फैमिली के बीच बड़ा जंग होने का डर नहीं है, और ऐसी बात है तो मुझे भी मरने का कोई भी डर नहीं है, पर तू मेरा बात याद रख। ये बोल ही रहा होता तभी हांग जंग इस पर एक जोरदार अटैक कर देते, इसके वजह से ये पूरे आदमी कट जाते हैं, इसके बाद उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसका अटैक वजह से। तब हांग जंग बोलता है मैंने तेरा आखिरी शब्द के लिए पूछा था, आखिरी कहानी के लिए नहीं। ये देखने वो सीतू पिएंगे चमचे को पूरे फटके हाथ में आ जाते और चिल्लाने लगते बस आप मर नहीं सकते। तब शांगवान मोटाई मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचने लगते है कि मुझे नहीं लगा था कि वो उस बंदे को मार पाएगा, पर उसने उसे आसानी से मार दिया, अच्छी बात है। ये देखने के बाद वो सीतू फैमिली के बुढ़ो को काफी गुस्सा देता है और चिल्लाने लगता है क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनने के बाद हांग बोलते हाँ मैं मरना चाहता हूँ, अगर तेरे पास दम है तो आकर मुझे मार दो। और अगर हमारे दोनों फैमिली के बीच के बैटल के बारे में बात करें तो मैंने उस बंदे को ऑलरेडी जान से मार डाला, तो जाओ वार की तैयार करो और हम भी तैयार रहेंगे। अगर तेरे सीतू फैमिली के पास इतना हिम्मत है तो इसमें वो तो सीतू फैमिली के बुढ़ो कहता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, पर वो हिम्मत ही तेरे और तेरा पूरा हांग फैमिली का बर्बादी का कारण बनेगा, और मैं इस ह्यूमिलिएशन का बदला जरूर लेके रहूंगा और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। ये बात याद रख हांग फैमिली का बुढ़ो हांग लांगटेंग। ये सुने के बाद बुढ़ो कहता है जा बे साले पहले जाकर वार की तैयार करो, मैं भी तेरा फैमिली को बर्बाद करने का मौका के लिए वेट कर रहा था, अब वो मौका मुझे मिल चुका है और इस बार हमारा हांग फैमिली तुम्हारा सीतू फैमिली को छोड़ेगा नहीं। ये सुने वो सीतू फैमिली का बुढ़ा ठीक है बोल के वहां से चले जाता है। तब शांगवान बुढ़े वहां पे आ जाते और हांग से बोलते हैं हांग तूने उसे मार दिया वो अच्छी बात है, उसको चैलेंज कर दिया और वो भी अच्छी बात है, और वो सीतू फैमिली बड़ी कमीनी फैमिली है, इसीलिए तुझे आज से चौकन्ना रहना चाहिए। ये सुने के बाद हांग बोलता है कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे साथ एक कांड हुआ था, उसके बाद मैं हमेशा चौकन्ने रहता हूँ। ये सुनने के बाद मुठे कहती मुझे हमेशा लगता था कि तुम और तुम्हारे भाई हांग दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे बिहेव करते हैं, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही वो। ये सुनने के बाद हांग इसको ये बात बोलने नहीं देता और उसके ग्रैंडपा से ये बोल रहा होता है कि ग्रैंडपा मैं और भी कल्टिवेट करके और भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कल्टिवेट करने के लिए एक शांत जगह चाहिए, वो भी कुछ दिनों के लिए, और वो सारे दिन वहां पर कोई भी बंदा नहीं आना चाहिए। ये सुने वो बुढ़ा कहता है क्या तुम अकेले बैठकर कल्टिवेट करना चाहते हो? क्या तुम एक मिस्टिकल आर्ट को या सीक्रेट टेक्निक को कल्टिवेट कर रहे हो क्या? ये सुने के बाद हांग बोलता है हाँ आपने सही गेस किया, मैं अकेला ही बैठकर कुछ सूत्रस को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और उन्हें कल्टिवेट करना चाहता हूँ। ये सुने के बाद बुढ़ा कहते हैं क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, क्या तुम सच में सूत्रस को प्रैक्टिस कर रहे हो? तब हम इसे सूत्र प्रैक्टिस करने वाले बंदे के बारे में बता देते हैं। ये सूत्र प्रैक्टिस करने वाले बंदा बड़ा पावरफुल होता है और उसको इज्जत भी दुनिया में काफी मिलती है, क्योंकि काफी हजार सालों पहले इमोर्टल्स ने कुछ सूत्रस को बना दिया और उन्हें सीक्रेट टूम से बंद करके वहां पर ही रख दिया। पर ये सारे साल बीतने के बाद वो सूत्रस ऑलमोस्ट बर्बाद हो गए, कुछ ही बचे हैं, पर वो बचे हुए सूत्रस को कोई भी एरे गेरे नत्तू गेरे बंदा बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। अगर उन सूत्र को समझना तो किसी एक स्पेशल बंदे की जरूरत पड़ती है और उसी बंदे को सूत्र प्रैक्टिशनर कहा जाता है। अगर तुमने एक सूत्र को प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बन पाए तो उसके बाद काफी सारे नोबल फैमिलीज और पावरफुल सेक्स तेरे पीछे पड़ जाएंगे और पूरे सम्मान के साथ तुझे ट्रीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तेरे पहचान के लिए। अगर तू एक सूत्र को प्रैक्टिस करके स्ट्रांग नहीं बल्कि एवरेज भी बन पाओ तो तेरे पास काफी सारे मैजिकल पावर्स आएंगे, उसके साथ तेरे अंदर इतना पावर आ जाएगा तू यू सीक्रेट टेक्निक्स को बना सकता है और इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो काफी सारे पैसे वाले होंगे। और वही नहीं, अगर तू एक राजा को पकड़ के उसके एंसेस्टर द्वारा दिया गया इनहेरिटेंस को उसे दिलवा पाएगा तो वो अपना पूरा जिंदगी तेरा शुक्रगुजार रहेगा और उसके बाद तुझे क्या क्या चीजें चाहिए वो सारे
चीजों को तेरे सामने आकर रखेगा वो। और कई सारे बड़े बड़े किंगडम्स के राजा भी है जिसने अपने बेटी को सूत्र प्रैक्टिशनर से शादी करवा दिया, उसके बाद उसके ही किंगडम में एक बड़ा पोजीशन दिया। अपने हाथ में एक स्क्रोल को देखता हुआ सोच रहा होता है कि मुझे ये लियांग जिंग स्क्रिप्चर 10 साल पहले ही मिल चुकी है, पर तब मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया क्योंकि तब मेरे पास उतना एनर्जी नहीं थी। पर अब मेरे पास वो ड्रैगन की पावर आ चुकी है, इसीलिए मैं स्क्रिप्चर को फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर इस बार स्क्रिप्चर को अंडरस्टैंड करके इसे पूरी तरह से सीख लूँ तो मजा ही आ जाएगा। ये सोचता वो स्क्रिप्चर को पढ़ने लगता है और अपने मन में याद करने लगता है। इसके बाद वो जमीन पर बैठकर अपने अंदर वो टेक्निक को ऑब्जर्व करने लगता है। और कुछ ही देर उस टेक्निक को ऑब्जर्व करने के बाद ही उसके मुंह से पूरी तरह से खून की उल्टियां आने लगता है। इसके बाद ये अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, मुझे पहले से पता था अगर सूत्र प्रैक्टिस करना इतना आसान होगा तो हर जगह पर सूत्र प्रैक्टिस नहीं मिलते। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि सूत्र प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल होगा। अगर ये होने के बाद भी वो टेक्निक को मेरे अंदर ऑब्जर्व करना चाहते तो मैं जरूर मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगली बार मेरे अंदर से खून नहीं बल्कि मेरा आत्मा ही बाहर निकल जाएगा। और वैसे भी काफी स्ट्रांग सूत्र प्रैक्टिस में भी सूत्रा को एक ही नाइट में बिल्कुल भी नहीं मास्टर कर पाते, इसीलिए मुझे भी ये टेक्निक को स्लोली सीखना पड़ेगा, वरना मेरा हालत बात से बदतर हो जाएगा। और उससे भी पहले मुझे अपना बॉडी को और भी ताकतवर बनाना पड़ेगा। मैं देख सकता हूँ मेरे बॉडी वो सूत्रा को बिल्कुल भी नहीं सह पा रही। इसके बाद 10 दिन के बाद का सीन शिफ्ट होता है उसी रूम के अंदर। तब हांग को देखते हैं, वो बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है और उसके पास में काफी सारे सेंटीपीड्स होते हैं, उसका पैर पर, उसका हाथ पर, उसका शोल्डर पर, काफी जगह पर होते हैं वो। और वो सारे सेंटीपीड्स में से कुछ सेंटीपीड्स इसे काट भी रहे होते हैं, इसके वजह से इसको काफी ज्यादा दर्द हो रहे होते हैं। और कुछ सेंटीपीड्स तो वहां पर पॉइजनस वाली होती है और उसके वजह से हांग की बॉडी के अंदर काफी स्ट्रांग पॉइजन भी जा रहे होते हैं। ये सब होने के बाद हांग अपने मन में सोचने लगता है कि वो सेंटीपीड्स के अंदर के पॉइजन मेरे हार्ट को सीधा अटैक कर रही है और वही पॉइजन मुझे मार भी सकती है या मुझे ताकतवर भी बना सकती है, क्योंकि अगर मैं वो सेंटीपीड पॉइजन को मेरे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर से ला पाया तो वो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स खुल जाएंगे पूरी तरह से। इसके बाद मेरा बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। ये सोचने के बाद वो सेंटीपीड पॉइजन को अपने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर लाने लगता है। इसके वजह से इसके बॉडी के अंदर से काफी सारा एनर्जी बाहर आ रही होती है। इसके वजह से हांग को काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है और दर्द भी होती है, पर कुछ देर बाद वो प्रोसेस कंप्लीटली खत्म हो जाता है और हांग ताकतवर भी बन चुका होता है। तब हांग अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे 10 साल पहले वहां पर बंद करने के बाद ही मेरे अंदर का पॉइजन रेसिस्टेंस बढ़ चुकी है, क्योंकि वहां पर उस पेड़ के अंदर भी काफी सारे पॉइजनस इंसेक्ट मुझे काट लिया और इसके वजह से मेरे अंदर स्ट्रांग पॉइजनस को भी सहने की शक्ति बढ़ गई है। अगर इसी टेक्निक को मैं 10 साल पहले यूज करता अपने ऊपर तो मैं लिख के बोल सकता हूँ मैं अभी तक मर चुका होगा। फाइनली इतना सहने के बाद मेरा अंदर का ताकत बढ़ चुका है और मेरा बॉडी भी स्ट्रांग बन चुका है और यहाँ पर समय आ चुका है मैं वो सूत्र को सीखने के लिए। इस बार मैं 90% श्योर हूँ मैं उस सूत्र को जरूर सीख पाऊंगा। ये सोचने के बाद वो अपना शर्ट वर्ट पहन लेता है और वो सीधा क्वालरन के पास जाकर रुकता है। अभी अपने मन में सोचने लगता है कि मेरा फर्स्ट स्टेप के लिए एक बड़ा सा क्वालरन की जरूरत है और मुझे मिल चुका है वो। और इसके बाद वो चेक करने के लिए हांग उस भट्टी के अंदर देखने लगता है, तब उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद हांग बोलेगा अच्छी बात है। ये बोलने के बाद वो अपने दोनों हाथों से ड्रैगन पावर को रिलीज करता है और सीधा जाकर उस भट्टी में बेच देता है। इसके बाद वो दो तरह के पावर्स उस भट्टी में जाकर कंबाइन होने लगता है। इसके वजह से बाहर की तरफ एक बड़ा सा रोशनी आ जाते हैं। इसके बाद काफी देर बीत जाता है और वो दोनों पावर्स अभी भी मिल रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों पावर्स कंप्लीटली कंबाइन हो जाते हैं एक के पावर के अंदर। इसके बाद वो भट्टी के अंदर से एक एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन बाहर आने लगता है। ये देखने के बाद हांग बोलता है अच्छी बात है, फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद वो भट्टी के अंदर से एक बड़ा सा लाल कलर की पिल बाहर आ जाती है। ये देखने के बाद चुयुआन उसके और भी पास जाकर बोलने लगता है कि फाइनली ये पिल बन चुकी है और वो भी मेरा नया सीखा हुआ ड्रैगन समोनिंग मंत्र की वजह से। इसे और भी गौर से देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इसका कलर पर्पल स्पीयर है, इसीलिए ये सेकंड ग्रेड की प्राइमोडियल स्क्रिप्चर है। अगर मैं इसे मार्केट में बेच तो ये कम से कम 1 लाख तो बिक जाएगा। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मेरे फर्स्ट ट्राई के अंदर मैं सेकंड रैंक के प्राइमोडियल ट्रेजर स्क्रिप्चर को बना पाया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा लक कुछ ज्यादा ही मेरे साथ दे रहा है आज। पर मुझे 3rd रैंक या उससे भी हायर वाले स्क्रिप्चर चाहिए मेरा कल्टिवेशन तेजी से इंप्रूव करने के लिए, इसीलिए मैं इसे जरूर मार्केट में बेच दूंगा और पैसे कमाऊंगा। ये बोलने के बाद स्क्रिप्चर को लेकर सीधा हांग फैमिली के मेन हॉल में जाता है और उस बुढ़ाओ के पास रखकर बोल रहा होता है कि ग्रैंडपा ये सेकंड रैंक की प्राइमोडियल स्क्रिप्चर है और इसे मैंने ही बनाया। ये सुने बाद ग्रैंडपा चौंकते हुए पूछता है क्या सच में? ये सुने बाद हांग बोलता है हाँ सच में, अभी मैं ऑफिशियली एक सूत्र प्रैक्टिशनर बन चुका हूँ। इसके बाद मैं अपने पहले ट्राई में ये सेकंड रैंक की स्क्रिप्चर को बना चुका हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। वो सीतू फैमिली के बारे में उसे मैं देख लूंगा, क्योंकि आपको भी पता है एक सूत्र प्रैक्टिशनर को कितना इज्जत दी जाती है इस दुनिया में।
ये सुने के बाद बुढ़ा हंसते हुए बोला होता है, हाँ तूने सही कहा, इसके बाद हमारा हांग फैमिली जरूर तरक्की करेगा, क्योंकि हमारे फैमिली के अंदर तेरे जैसा सूत्र प्रैक्टिशनर जो बन गया है। ये सुने के बाद हांग बोलता है, हाँ ग्रैंडपा, हमारे हांग फैमिली अब जरूर तरक्की करेगा, वो सब तो छोड़, और तब से मैं मुटाई के लिए देख रहा हूँ, पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। क्या वो यहाँ पर नहीं है या कुछ हुआ है उसे? ये सुने के बाद बुढ़ा कहता है, हाँ मुटाई के बारे में, उसके बारे में मैं तुझे बताना भूल ही गया था। ये सारा लफड़ा होने के बाद वो सीतू फैमिली के साथ टियायान सेक्ट ने उसे पीछे बुला लिया। इसका मतलब ये है कि वो टियायान सेक्ट हमें मदद करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगी, तो इसीलिए हम सीतू फैमिली के साथ फाइट करेंगे, तो हम अपने बल पर ही फाइट करना पड़ेगा। और इसके साथ ही एक और बैड न्यूज है, और वो बैड न्यूज ये है कि सीतू फैमिली ने सीतू जंग को बुला लिया, और उसके बारे में तुझे बिल्कुल भी नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। वो यंगर जनरेशन के स्ट्रांग बंदे में से 5th रैंक पर आता है, और उसके सामने वो सीतू चाय में पानी कम है, क्योंकि सारे लोग ये मानते हैं कि वो सीतू फैमिली का असली जीना सीतू पियांग नहीं बल्कि सीतू जंग है। ये नाम सुनने के बाद हांग जंग चौंकते हुए पूछ रहा है, क्या 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 सीतू जंग है? ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगते हैं, वो सीतू जंग है और कोई नहीं बल्कि वो स्कूतिया सीतू लुओजियन के बड़ा भाई है। और इसका ये रिएक्शन को देखकर बुढ़ा पूछने लगता है, क्या उस जंग के बारे में तुझे पहले ही पता है क्या? ये सुनने के बाद हांग ने बोला, हाँ थोड़ी बहुत मैंने सुना उसके बारे में, पर उसका मुलाकात मुझसे कभी भी नहीं हुई। पर ग्रैंडपा उसके बारे में ये सब तो छोड़िए, पर मैं यहाँ पर ये बोलने के लिए आया हूँ कि मैं ऑक्शन हाउस जाना चाहता हूँ। ये सुने बहुत बुढ़ो कहता है कि पर क्यों? ये सुने बहुत बोलता है क्योंकि मैं इस स्क्रिप्चर को वहां पर भेजना चाहता हूँ। ये सुने बहुत बुढ़ा पूरी तरह हिल जाता है और पूछने लगता है, क्या 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 तुम स्क्रिप्चर को वहां पर भेजना चाहते हो? वो भी इतना अच्छा क्वालिटी का। मेरा मानना ये है कि तुम उसे भेजने से अच्छा तुम ही खा लो, और इसकी वजह से तेरा कल्टिवेशन भी और भी सही से इम्प्रूव हो जाएगा। ये सुने बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा आपने सही बोला, इसकी वजह से मेरा कल्टिवेशन इंप्रूव हो जाएगी, पर उतना ही ज्यादा नहीं इंप्रूव हो जाएगी, इसीलिए मैं स्क्रिप्चर को बेच दूंगा, और इससे आए हुए पैसे से मैं वो सारे कल्टिवेशन रिसोर्स को खरीद दूंगा, जिसकी वजह से मेरा कल्टिवेशन और भी तेजी से बढ़ जाएगा, और मैं जल्दी से जल्दी ट्रांसेंडेंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। इसीलिए प्लीज मुझे ये स्क्रिप्चर को ऑक्शन हाउस में बेचने दीजिए। सुनने के बाद ग्रैंडपा कहता है, ऐसा लगता है तू पहले ही अपना डिसीजन ले चुका है, तो इसीलिए मैं भी तुझे और भी फोर्स नहीं करूंगा। तू ये शहर के लिए नया है, इसीलिए तेरे साथ मैं बूपो को बेच दूंगा, और तुम दोनों जाकर जूजन ऑक्शन महल में इसे बेच सकते हो, क्योंकि उस ऑक्शन महल के ओनर पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है। ये सुनने बाद हांग जंग बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, आप जैसे कहो तो मैं भी वैसे ही करूंगा। मैं और बूपो कल ही निकल पड़ेंगे उस ऑक्शन काल के लिए। फैमिली के मेन हॉल के अंदर होती है, और हम देख सकते हैं उस कमरे के अंदर काफी सारे बुढ़े लोग बैठे हुए होते हैं, और वो सारे बुढ़े एल्डर्स होते हैं उस सीतू फैमिली के। और तभी वहाँ पे सीतू फैमिली का लीडर वहाँ पर आकर बैठ जाता है। तब वहाँ पे एक एल्डर चिल्लाता है कि हमारे फैमिली के सीतू पियांग मरे हुए भी काफी दिन हो गए, क्या उसका बदला हम उस हांग फैमिली से लेंगे या नहीं? आज मुझे जाना ही जाना है। ये सुना हुआ दूसरा एल्डर बोलता है, इसमें सोचने की क्या बात है, हम अपना फैमिली के स्ट्रांग बंदे के लेंगे जाएंगे और उस हांग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि हमारे पास 4 पावरफुल एल्डर्स बचे हैं, पर उसके फैमिली के पास एक ही पावरफुल बंदा बचा है, और वो भी उस बूढ़ा लांग टैंग है। इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम चारों मिलकर उस बूढ़ा को घेर के पे लेंगे। तब हम इस बंदे को देखते हैं, यही वो सीतू फैमिली का लीडर होता है, और ये बोल रहा होता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हम पेलने को पेल सकते हैं, पर अभी समय नहीं हुआ वो हांग फैमिली के डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। और सीतू पियांग के बारे में, और सीतू पियांग का बदला लेने के लिए मैं ऑलरेडी एक बंदा को बुला लिया, और उस बंदे के बारे में आप सबको भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा फैमिली के सीतू जंग ही। उसने मेरा ऑर्डर को मान के उस ग्रेट डीमन गेट से बाहर आ चुका है, और हमारे सीतू फैमिली के यहाँ पर लौट चुका है। ये सुनने के बाद वहाँ पर एक एल्डर खड़े होता है और चिल्लाता है, क्या तुम उस कमीने के बारे में बात कर रहे हो जिसने हमारे तीसरे एल्डर को मार दिया? क्या लीडर अभी भी उस बंदे को तुम सपोर्ट करना चाहते हो क्या? इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बोलने लगता है कि किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना अच्छी बात नहीं होती, क्या तुम्हारा माँ ने तुझे ये सिखाया नहीं? और गाइस यही वो सीतू लुओजिन का बड़ा भाई सीतू जंग होता है। अभी आगे बोलता है कि सारे एल्डर्स को एक ही साथ देखना अच्छा लग रहा है मुझे, वो भी इतना साल के बाद। ये सब सुनने के बाद वो एल्डर फिर से चिल्लाता है कि तेरे माँ का तेरे हिम्मत कैसे हुई ये फैमिली को फिर से लौटने के लिए? मैं बोल रहा हूँ तू अब मैं हमारा फैमिली का हिस्सा नहीं है, इसीलिए जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तेरा हालत काफी बुरी हो जाएगा, उसके बाद मेरे आकर कंप्लेंट मत करना। ये सुनने के बाद जंग कहता है कि ओ बुढ़ा इतना उछलने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहता, और मैं क्या ही कर सकता हूँ जब तक तेरे जैसे नल्ले एल्डर्स हमारे सीतू फैमिली पर होंगे, जिनको अपने यंगर जनरेशन के बदला भी ठीक से नहीं लेना आता। अगर तुमने अपने काम ठीक से कर रहा होता, मैं भी उस ग्रेट डीमन गेट के अंदर अपने कल्टिवेशन और भी बढ़ा रहा होता अब तक, पर तेरे से ऐसा नहीं हो पाई, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सारी बात सुनने के बाद वो एल्डर और भी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, तेरे माँ का तेरी हिम्मत किसी से हुई ये सब बोलने की? हम लोग मिलकर ये सारे मामले निपटा सकते थे, पर लीडर ने ही जिद किया कि तुम्हें बुलाने के लिए, वरना उस हांग फैमिली को मैं अकेले जाकर बर्बाद करते रख सकता था। ये सुनने के बाद ये हंसते हुए बोल रहा होता, क्या तू तेरे में इतना औकात है क्या? तू
सीधा जाकर उस हांग फैमिली को बर्बाद करके रखने का। वो बूढ़ा हांग टेंग ही तुझे एक ही अटैक में मसल के रख देगा। और वैसे भी ये हमारे यंगर जनरेशन के बीच का मामला है, इसीलिए उसी यंगर जनरेशन के स्ट्रांग बंदे होने के नाते मैं ही उस मामले को निपटाऊंगा और सीतू फैमिली के सीतू पीओ का बदला लेके रहूंगा। पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं ये मामला निपटाऊं और उस हांगी बंदे को मार डालू तो उसके बाद मैं फिर से ग्रेट डीमन गेट के अंदर लौट जाऊंगा और तेरे जैसे नल्ले एलर्ट के साथ मैं फैमिली के पोजीशन के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा। इसीलिए चुपचाप बैठ जाओ और देखते रहो मैं क्या क्या करता हूँ सांग फैमिली के साथ। ये सुने बाद वो एलर्ट चिल्लाने लगते तू तू उतने में वो लीडर बीच में बोलता है तो बोलने लगता है कि सेकंड लीडर शांत हो जाओ शांत हो जाओ। उसके अंदर जवानी का खून दौड़ रहा है, इसीलिए वो ऐसा बड़े बड़े बात कर रहा है। पर उसने एक बात के बारे में सच बोला और वो ये है कि ये सब यंगर जनरेशन के बीच का मामला है, इसीलिए उसी यंगर जनरेशन का सीतू जंग हैंग को ही इसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हमारे सीतू फैमिली के काफी सारे यंग जनरेशन के बंदों में कोई बंदा हांगी को हरा पाएगा वो जंग हैंग है, इसीलिए उसे चुपचाप अपने काम कर दो और आप भी चुपचाप अपने काम कर दो। ये बात बोलता है तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है लांग सिटी के अंदर। वहाँ पे हमारा बूपो और मेन कैरेक्टर दोनों आ चुके होते हैं। तब बूपो बोल रहा होता है कि हांगजेंग क्या तुझे पता है कि मैं काफी सालों के बाद इस लांग सिटी पे यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं कहीं भी देखूँ वहाँ पर सारे के सारे मार्केट से भरे हुए हैं। एक सेकंड के लिए स्क्रिप्चर को बेचने के बारे में छोड़ दो और इस सारे मार्केट देखने के बाद तुझे कोई चीज पसंद आया क्या, क्या उसे खरीदना चाहते हो? सुने बाद हांगजेंग बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी भी चीज को खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ मेरे स्क्रिप्चर को बेचने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं स्क्रिप्चर को बेचने के बाद ही दूसरे चीजों के बारे में सोचूंगा। ये सुने के बाद बूपे कहता है हाँ तूने सही कहा, ये स्क्रिप्चर एक बार बेचने दो उसके बाद हमारे फैमिली के पास पैसे ही पैसे आ जाएंगे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तूने एक सूत्र प्रैक्टिशनर बन गया, इसके बाद सेकंड रैंक की प्राइमोरल स्क्रिप्चर को बनाया। ये सुने बाद हांगजेंग बोलता है थोड़ा धीरे से कहो, धीरे से, क्योंकि ये बात सीक्रेट है। अगर कोई इसके बारे में सुन लिया तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं। ये सुने बाद बूपा कहता हाँ सॉरी मैं थोड़ा एक्साइट हो गया था इसके बारे में सोच के, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम बात करते करते जूजिन एक्शन हॉल के यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए ये प्राइमोरल स्क्रिप्चर जल्दी ही बिक जाएगा। तब उस एक्शन हॉल को देखने के बाद हांगजेंग बोल रहा होता है कि हाँ मानना पड़ेगा भाई ये लांग सिटी के बिगेस्ट एक्शन हॉल कहने की लायक है। और ये सारी बात करते करते वो उस एक्शन हॉल के अंदर जाते हैं, तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और बोलने लगती है वेलकम वेलकम जेंटलमैन, इस लांग सिटी के बिगेस्ट एक्शन हॉल के अंदर एक सेकंड एक्शन, क्या आप हांग फैमिली के मेन मास्टर बूपो है? ये सुने के बाद बूपो कहता है हाँ। ये सुने के बाद ये कहती है अच्छी बात है अच्छी बात है। और गाइस यही इस एक्शन हॉल की ओनर होती है और इसका नाम क्विंगलिन होता है। तभी औरत आगे बोलने लगती है कि आपकी हांग फैमिली हमारे एक्शन हॉल में क्या बेचना चाहती है, कहीं वो खराब हो वेपन्स या फर्स्ट ग्रेड ट्रेजर्स नहीं। और गाइस यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड ट्रेजर्स की वैल्यू कम होती है और उसके बाद सेकंड ग्रेड ट्रेजर्स की वैल्यू हाई होती है, और ऐसे जितना ग्रेड बढ़ा लो उतना ही उसका वैल्यू बढ़ती जा रही होती है। यहाँ पे सुनने के बाद बूपे कहता है हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है हमारा हांग फैमिली पहले जितना स्ट्रांग नहीं है, पर आपको हमारे हांग फैमिली को इतना भी नीचा समझने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे वैसे चीज बिल्कुल भी नहीं लेके आया हूँ। मैं यहाँ पर सीधा सेकंड ग्रेड की ट्रेजर लेके आया हूँ। ये सुनने के बाद वो औरत पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछने लगती है क्या 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 तुम्हारा हांग फैमिली का सेकंड ग्रेड ट्रेजर, क्या वो तुम्हारे फैमिली का सीक्रेट टेक्निक गोल्डन लाइन टेक्निक तो नहीं, और क्या उससे भी बढ़िया टेक्निक है क्या? ये सुनने के बाद बूपे कहता है नहीं आपने बिल्कुल भी गलत कैस किया, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी टेक्निक को लेके नहीं आया बल्कि एक सेकंड रैंक की प्राइमोरल स्क्रिप्चर को लेके आया हूँ। और ये बोल के वो अपने हाथ में वो बॉक्स खोल लेता है। ये देखने के बाद वो लड़की पूरी तरह से चौंक जाता है और चिल्लाने लगती है क्या 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 ये सच में एक प्राइमोरल स्क्रिप्चर है, मुझे एक बार जाकर वहाँ पर चेक करना चाहिए। ये बोल के वो उस प्राइमोरल स्क्रिप्चर पास आ जाते हैं और देख के चेक करके बोल रहे होते हैं कि ये सच में एक सेकंड ग्रेड की प्राइमोरल स्क्रिप्चर है, और उतना ही नहीं बल्कि ये आम सेकंड ग्रेड की प्राइमोरल स्क्रिप्चर के कंपैरिजन में इसके अंदर का एनर्जी कुछ ज्यादा ही है और इसका अंदर का फॉर्मेशन भी कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। अगर मैं गलत नहीं हुई तो ये प्राइमोरल स्क्रिप्चर को बनाया गया हुआ ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे, रिसेंटली बना चुका होगा। और ये सब बोलता बोलता उस प्राइमोरल स्क्रिप्चर के चौकी पड़ी हुई थी, तभी बूपा उस बॉक्स को क्लोज कर लेता है। ये देखने के बाद औरत कहती है कि तुमने इतना जल्दी क्यों बंद किया, मुझे वो प्राइमोरल स्क्रिप्चर को और भी देखना जाए। तब बूपो उस बॉक्स को उससे दूर लेके जाता वो बोल रहा होता है कि तुझे इस प्राइमरी स्क्रिप्चर से इतना चिपकने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तू इस प्राइमरी स्क्रिप्चर से कितना देर देखा वो काफी है। हाँ तूने सही गेस किया, इसे कुछ ही दिन पहले ही हमारे फैमिली के सूत्रा मास्टर ने बना दिया। ये सुने के बाद औरत चिन्हल बन जाते और बोलने लगती आय है एक सूत्रा मास्टर, उससे मिलवा दो ना यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका आराम की जरूरत है और मुझे भी जरूरत है, इसीलिए हम दोनों मिलकर एक ही कमरे में हम आराम कर ले तो मजा ही आ जाएगा।
जाएगा और उसी कमरे में हम इस प्राइमरी स्क्रिप्चर के बनाने के बारे में बात करेंगे। तब बू को कास नहीं लगता। ये देखने के बाद वो लड़के अपने होश में आते और बोलने लगते हैं कि माफ कर दो मुझे। सूत्रा मास्टर का नाम सुनते ही मेरे अंदर का एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था, इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव किया। यंग मास्टर बूपो अगर उस सूत्रा मास्टर को हमारे जूजिन बाल में एक बार लेके आएंगे तो हम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे और इसके लिए आपको भी अच्छे रिवार्ड्स हम देने के लिए तैयार है, इसीलिए आप इस बारे में एक बार सोच लो। और इसकी वजह से हमारा आक्षानाल के बीच और तुम्हारा हांग फैमिली के बीच भी अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। ये सुनने के बाद हांग बोलता है उस बंदे ने वो महान सूत्रा मास्टर ने अपने आइडेंटिटी के बारे में किसी से भी रिवील करने के लिए मना किया है। अगर उसके बारे में हम किसी से भी बताए तो वो हम पर गुस्सा हो जाएंगे, हमारा फैमिली छोड़कर वो चला जाएंगे इसके बाद, इसीलिए हम वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी अच्छी तरह से पता है कि सूत्रा मास्टर कितना घमंडी होते हैं, तो इसीलिए प्लीज आप उसके बारे में हमसे बिल्कुल भी पूछे मत। ये सुने के बाद और भी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।